नमस्कार, क्लोजिंग कॉल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और मेरे साथ मेरे दोनों सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम और शरद दुबे जुड़े हुए हैं और लास्ट 1.5 आवर ऑफ ट्रेड। और आज का सत्र तो लगातार दूसरा ट्रेडिंग सेशन है, जबकि अच्छा खासा एक्शन मार्केट में देखने को मिल रहा है। वीकली एक्सपायरी का दिन, बावजूद इसके अच्छी खासी मजबूती के बीच सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच है मार्केट में, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच है और इंडिसेस और ब्रॉडर मार्केट्स में भी एक्शन है। आइए क्लोजिंग कॉल में आपके लिए क्या कुछ लेकर आए हैं हम सबसे पहले वो आपके सामने रखते हैं, उसके बाद एक एक कर स्ट्रैटेजी, मार्केट का एक्शन, खबरों वाले शेयर, सब कुछ आपको बताएंगे। एफएनओ मार्केट चेक, थोड़ी ही देर में आपको स्ट्रैटेजी बताते हैं कि इस वक्त इंडेक्स वाइज क्या रणनीति होनी चाहिए। साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि क्लोजिंग ट्रेड्स क्या, हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनकी तरफ से उनके कॉल्स लेने की कोशिश होगी। 2:40 पर ऑप्शन की चैंपियन हमारी एक सेगमेंट, जिसमें ऑप्शन की एक दमदार रणनीति हम आपको बताएंगे। 3 बजे मार्केट एट 3 लेकर आएंगे आपके लिए। 3:10 पर BTST STPT ट्रेड्स और साथ ही 3:20 पर इवेंट्स टू वॉच, यानी कि जो ट्रिगर्स आपके लिए जानना जरूरी है। बाजार में काफी सारे इवेंट्स हो रहे हैं, ट्रिगर्स हो रहे हैं, ग्लोबल मार्केट में भी काफी कुछ हो रहा है, डोमेस्टिक मार्केट में भी काफी कुछ है और ये सारे इवेंट्स पर हमारी पैनी नजर रहती है और ये सारे इवेंट्स हम आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन आज सुबह हमने एक सेक्टर का डेब्यू किया, एक खबर का डेब्यू किया, एक सेगमेंट का डेब्यू किया और वो था सेक्टर ऑफ द डे। और ये डेब्यू शरद आपने सही समय पर किया। हाउ डिड यू डू इट? आई मीन कैसे कर लेते हैं? फार्मा, रियल एस्टेट, ये सारे सेक्टर्स में रफ्तार है और आज ही इस सेक्टर का डेब्यू आपने किया। जी बिल्कुल, ये लक भी कह सकते हैं, लेकिन ऑफकोर्स थोड़ी स्टडी जरूर रहती है कि इनिशियल ट्रेंड्स क्या लगते हैं। अभिषेक ने ऑफकोर्स हमें आइडिया दिया था, ये हमने इसको एग्जीक्यूट भी किया। और इंटरेस्टिंगली हम बता देते हैं कि जो रियलिटी पैक है, तो हमें लगा था कि कल गिरावट आई थी, अब वापस आ रही है मोमेंटम। इसका मतलब आउट परफॉर्मर है और ये हमारी तीसरी कैटेगरी के जो सेक्टर ऑफ द डे थे उसमें हमने आपको सुबह ही बता दिया था। इसका मतलब कहाँ पे सेक्टरल मूव हो रहा है वो आपको जो है बाजार के पहले बता रहे हैं। लेकिन चलिए बड़ी बातें पे भी फोकस कर लेते हैं। निफ्टी 100 अंक ऊपर है, 24,750 के लेवल्स के आसपास। उतार चढ़ाव जरूर चल रहा है, लेकिन याद रखिए लास्ट सेशन और इस सेशन में एक पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड कर रहा है। क्यूज में भी अच्छी मोमेंटम देखने मिली थी, लेकिन याद रखिए आज निफ्टी का वीकली एक्सपायरी भी है, तो वॉलेटिलिटी जरूर बना रहेगा। रिलायंस, ICICI बैंक, HDFC बैंक से तगड़ा सपोर्ट जो है यहाँ मिल रहा है। हेवी वेट्स हैं, ऑफकोर्स बैंकिंग नेम्स भी है, रिलायंस भी है, तो सपोर्ट जो है बहुत स्ट्रांग है। तो इस पे इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल्स पे भी हमारी चर्चा रहेगी। लेकिन रियलिटी में जोरदार तेजी आई है। शोभा जो है 7% ऊपर है और बाकी सारे रियलिटी स्टॉक्स में भी जो है वन ऑफ द टॉप जो है वो वॉल्यूम मोमेंटम देखने मिल रही है और अब टॉप सेक्टोरल गेनर भी है। फार्मा शेयर्स, इन पे भी नजर रहेगी। डॉक्टर रेड्डीज 3% चढ़ा है और बाकी सारे स्टॉक्स में भी जो है न्यूज़ फ्लोज आए हैं। ऑफकोर्स हमने फार्मा एज ए सेक्टर के बारे में भी थोड़ा आपको बताया था सुबह। PSU बैंकों में हालांकि देखा जाए तो एक रिवर्स ट्रेड आ रहा है। जो वीक के शुरुआत में मंडे ट्यूसडे हमने ये ट्रेंड पकड़ा था, PSU बैंक्स में तेज़ी भी आई थी। अब वो ट्रेड जो है कम हो रहा है। PSU बैंकों में थोड़ी मुनाफा वसूली देखने मिली, दबाव आया है। बैंक ऑफ बड़ौदा करीब 2% नीचे हैं, तो ये बाजार की बड़ी बातें ऑफकोर्स है। और कल अहम ट्रिगर भी है RBI MPC का, तो उस पर भी नज़र रहेगी। लेकिन मानसी, बिग बजर्स वाले कौन से स्टॉक से ज़रा बताएं। बिल्कुल, सो बजिंग मोमेंटम भी इस वक्त मार्केट में शरद जहां से मिल रहा है उसमें फार्मा सेक्टर से सबसे ज़्यादा सपोर्ट है, रियल एस्टेट से सबसे ज़्यादा सपोर्ट है और मल्टी बैगर स्टॉक्स लाइक रिलायंस से भी सपोर्ट इस वक्त मिल रहा है। हमारे बजिंग स्टॉक्स कैटेगरी में भी रिलायंस का स्टॉक सबसे पहले हमने ऐड किया है, क्योंकि यहाँ पर एक बुलिश रिपोर्ट आई है JP मॉर्गन की तरफ से और उसके ठीक बाद स्टॉक में एक इम्पैक्ट आता हुआ 1443 के लेवल्स पर रिलायंस में अच्छी खासी मजबूती के बीच रिपोर्ट, ब्रोकरेज रिपोर्ट के साथ साथ एक एक्शन आता हुआ क्लियरली देखने को मिल रहा है। सो खबरों के दम पर ब्रोकरेजेस का बुलिश नजरिया है, जो कि काफी हद तक इस स्टॉक के लिए और इस वक्त मार्केट में भी ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट्स काफी हद तक इम्पैक्टफुल नजर आ रहे हैं और इसी कड़ी में रिलायंस सबसे पहले। इसके साथ गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, डिफेंस और शिप बिल्डिंग स्पेस पर लगातार फोकस है ही और शिप बिल्डिंग में इन पर्टिकुलर गार्डन रीच शिप बिल्डर की कल भी हमने बात करी थी और हमने आपको बताया था कि कई सारे पैरामीटर्स है जिस पर फिलहाल ये स्टॉक, कई कंपनी जो है खरी उतर रही है। रिजल्ट्स अच्छे, बिजनेस आउटलुक अच्छा, मैनेजमेंट की तरफ से कमेंट्री और ऑर्डर विंस का लगातार सिलसिला। आज सुबह भी कंपनी ने एक MOU साइन किया है और इसी के चलते स्टॉक में अच्छा एक्शन है। लगातार दूसरा सेशन हम देख रहे हैं 2% की तेजी।
एक महीने में तो 80% ये स्टॉक चल चुका है। नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर आज के सत्र में 3423 के लेवल्स पर लगातार हमारे रेडार पर। डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज बायोसिमिलर के लिए एल्बोटेक के साथ इन्होंने करार किया है। फार्मा स्पेस में फार्मा मेजर्स में सबसे आगे डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज में 3.25% की तेजी के साथ अगेन वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटर जो इस वक्त मार्केट को संभालने का काम कर रहा है। इसके अलावा दो और स्टॉक्स हैं जो कि खबरों के दम पर और ब्रोकरेज के बुलिश रिपोर्ट के चलते चल रहे हैं। सबसे पहले तो रेलटेल, रेलवे स्टॉक्स कल से अच्छा एक्शन दिखा रहे हैं। आज सुबह आईआरसीटीसी की भी बातचीत हमने की थी, आरबीएनएल, आईआरएफसी, सारे स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन, लेकिन रेलटेल 274 करोड़ का कंपनी को एक ऑर्डर मिला है। सो ऑर्डर विन, पॉजिटिव न्यूज फ्लो, जिसका इम्पैक्ट करीब 4% की तेजी के साथ ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। और इटर्नल पर काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आज के सत्र में आती हुई देखने को मिली है और सीएलएसए की ये पॉजिटिव रिपोर्ट है जिसके चलते 5% का उछाल कह सकते हैं। 2 दिन में करीब 10% की तेजी इटर्नल के स्टॉक ने दिखाई है। 257 के लेवल्स पर ये स्टॉक पर ट्रेड हो रहा है और इस पर विस्तार से बुलिश रिपोर्ट पर आगे बातचीत भी करेंगे। लेकिन ये 5 स्टॉक्स हैं। ओवरऑल सेक्टर स्पेसिफिक फार्मा, रियल एस्टेट सेक्टर्स है जो कि अच्छा खासा एक्शन दिखा रहे हैं और इसी के साथ साथ हम देख रहे हैं स्टॉक्स स्पेसिफिक ब्रोकरेज बुलिश रिपोर्ट्स और ऑर्डर विंस के चलते काफी सारी खबरें हैं जिसका इम्पैक्ट। तो नतीजों का सीजन खत्म तो हुआ लेकिन खबरों का सिलसिला और न्यूज फ्लोज का सिलसिला चल रहा है और वो कहते हैं ना कि बीच में गैप या खाली समय जो सोच रहे थे कि हो सकता है नजर आए, फिलहाल तो वैसा नहीं दिख रहा है। लॉट ऑफ न्यूज फ्लोज टू टॉक अबाउट, लेकिन बाजार में भी काफी कुछ है जिस पर बातचीत होनी चाहिए। और इंडेक्स वाइज अगर आप देखेंगे मार्केट को तो लगातार ये दूसरा ट्रेडिंग सेशन 24,700 के लेवल्स पर आज सुबह से ही संकेत मिल रहे थे कि अच्छी मजबूती के बीच शुरुआत हो सकती है। मिली जुली चाल थी ग्लोबल मार्केट की, बावजूद इसके भारतीय बाजार के लिए सेंटिमेंट्स जो हैं ठीक ठाक नजर आ रहे थे। बैंक निफ्टी की तरफ से भी हम देख रहे हैं बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स क्रेडिट पॉलिसी से ठीक पहले फोकस रेडार पर तो है, लेकिन अभिषेक गुड आफ्टरनून। एफएनओ का एक्शन और इंडेक्स वाइज निफ्टी बैंक निफ्टी के मुकाबले इस वक्त बेहतर प्रदर्शन दिखाता हुआ काफ़ी टाइम के बाद ये मानसी हो रहा है कि जब निफ्टी का प्रदर्शन निफ्टी बैंक से बेहतर लग रहा है। और कल भी हालांकि मैंने देखा था कि पॉइंट वाइज तो बराबरी का ही मामला था, थोड़े प्रतिशत में निफ्टी आगे कल भी दिखा था, लेकिन ये आज आईटी और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि फार्मा, रिलायंस, इसके दम पर निफ्टी का जो प्रदर्शन है काफ़ी अच्छा है। लेकिन दिक्कत ये है कि देखिए ऊपरी स्तरों से नीचे आ रहा है। डे हाई से अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो करीब करीब 180-190 पॉइंट नीचे आके कारोबार कर रहा है। निफ्टी बैंक तो बाकायदा लाल निशान में फिसल के कारोबार कर रहा है। और अगर हम मिड कैप को स्मॉल कैप को देखेंगे तो मिड कैप इंडेक्स में करीब 0.5% के आसपास की तेजी है और स्मॉल कैप इंडेक्स में जो तेजी है वो करीब करीब 1% के आसपास की है। तो वहां पर लगातार एक सस्टेन्ड बाइंग हो रही है। लेकिन एनर्जी वाला खेमा है, डिस्क्रिशनरी स्पेंड वाला खेमा जिसमें इटर्नल भी आता है, वहां पर बढ़िया है। तो आई प्राइस सेक्शन के लिहाज से ना आज का सत्र अच्छा दिख रहा है। बस तनाव यह है कि अच्छा ऊपरी स्तर पर टिक नहीं पा रहा है बाजार। वो निफ्टी की भी टेंशन है और निफ्टी बैंक की भी टेंशन ये है। ये कल आरबीआई की पॉलिसी है, देखते हैं कि कितना रेट कट आता है। 0.25% तो सब लोग कह रहे हैं, मान के हम लोग चल रहे हैं कि ये डिस्काउंटेड है। लेकिन बाजार में अभी प्रॉब्लम ये हो रही है ना कि अच्छा मूव पकड़ना मुश्किल है। आज भले ही वो इंट्राडे में हमने 300 पॉइंट के आसपास की गेंस देखे निफ्टी में, लेकिन रिवर्सल भी देखिए कितना फास्ट आया है। 24,700 के आसपास निफ्टी आ गया और जो गेंस रह गए हैं हार्डली वो 100 पॉइंट के रह गए हैं। इस वक्त जो मैं ऑप्शंस में देख रहा हूं 24,800 की जो कॉल है उस पर जो ओआई है करीब 2.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट के आसपास का है। तो उसको पार करना निफ्टी के लिए ज़रूरी हो जाता है। अगर मैं निफ्टी की अगर बात करें तो उसके ऊपर अगर जाके टिक जाए, फिर आज का जो हाई है 24,900 के आसपास का, फिर एक छोटे से हर्डल के तौर पर वो काम करेगा। लेकिन ऊंचाई पर टिकना ज़रूरी है जो कि बाजार में हो नहीं पा रहा है। हालांकि अच्छी चीज़ ये हो रही है बाजार में कि देखिए इंडिया विक्स जब नीचे आ रहा था तो हम कह भी रहे थे, हम आपस में चर्चा कर भी रहे थे कि बाजार के लिए एक पॉजिटिव संकेत है। इंडिया विक्स आ गया है 15 के आसपास, तो उस फ्रंट पर तो मामला ठीक दिख रहा है। अब पूरी की पूरी चीज़ें टिक जाती हैं कि किस तरह की पॉलिसी आती है, किस तरह की कमेंट्री आती है। लेकिन जो बाजार की जो सपोर्ट रेंज है ना वो ज़रूर थोड़े से ऊपर आते हुए दिख रहे हैं। आज की अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 24,600 एक सपोर्ट रेंज के तौर पर काम करेगा। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो वो 24,000 आज 24,000
रेजिस्टेंस अगर यहाँ से होगा तो 24,800 अभी भी रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा। उसके बाद 25,000 के लेवल पर बाजार की नजर होनी चाहिए, लेकिन 24,800 के ऊपर टिकना निफ्टी के लिए जरूरी है। निफ्टी बैंक की बात करें तो ये अब जो भी मूव्स आएंगे, मुझे लगता है कि आज तुमने फिर से देखिए 56,000 के आंकड़े को पार किया तो स्ट्रेंथ दिख रही है, लेकिन ऊपरी स्तर पर फिर बिकवाली आ रही है। एफआईआईज की आज की चाल काफी अहम रहने वाली है। कल देखिए 1,000 करोड़ रुपए के आसपास की कैश में छोटी सी बाइंग हुई है, लेकिन क्या एफआईआईज की वो बाइंग कंटिन्यू होगी, सस्टेन होगी, ये देखने वाली चीज होगी। तो अगर मुझे लगता है कि अगर कोई इंडेक्स में ट्रेड करना हो तो थोड़ा वेट कर लेना बेहतर है, कल पॉलिसी आ जाए उसके बाद ही कोई ट्रेड अटेम्प्ट करना चाहिए। अदरवाइज तो क्या है कि कुछ कुछ सेगमेंट बस कर रहे हैं निश्चित तौर पर, लेकिन बाजार अपनी रेंज को ब्रेक करता हुआ दिख नहीं रहा है। मानसी, चलिए अपने एक्सपर्ट को जोड़ते हैं। एनजीएल वन के ओशो कृष्ण हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओशो जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके एटीना स्वदेश पर। ओशो, कैसे देख रहे हैं आप बाजार को, और ये जो इंट्राडे में ऊपरी स्तरों से करीब 180 पॉइंट के आसपास का जो डिप आया है, हमारी टीम इसको लगातार दिखा भी रही है, क्या इसका इस्तेमाल खरीदारी के लिए करना है, या फिर अब चूंकि वोलेटिलिटी इतनी ज्यादा है तो ये रिस्की होगा कोई ट्रेड लेना अभी? वेरी गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। ओवरऑल अगर हम देखें, आज निफ्टी में स्टार्टिंग से ही एक अच्छा स्ट्रेंथ देखने को मिला था, बट सेकेंड हाफ में ऑब्वियसली हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग भी हुई है एंड लोअर लेवल्स पे आ चुका है। 24,700 750 पे मैक्सिमम पेन भी है। बट अगर हम पिछले दो एक्सपायरी की बात करें तो पिछले दोनों एक्सपायरी में लास्ट 45 मिनट से 30 मिनट्स का जो ट्रेडिंग सेशन रहता है उसमें मार्केट में एक अच्छा बाइंग ट्रैक्शन देखने को मिला है। एंड जिस हिसाब का भी सेटअप बना हुआ है मार्केट में, जहां निफ्टी अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर होवर कर रहा है एंड सपोर्ट जैसा आपने बताया था कि 24,600 के आसपास देखने को मिल रहा है, तो दैट मीन्स अपने कंफर्ट जोन के ऊपर ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है आज एक्सपायरी भी है तो लास्ट हाफ एन आवर काफी क्रूशियल रहेगा, बिकॉज पिछले 2 हफ्तों को की एक्सपायरी देखें तो मुझे लगता है कि एक वापस से थोड़ा सा बाइंग ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। हायर लेवल्स पे ऑल्दो मैक्सिमम पेन जहां पे है वो है 24,750 पे, तो मुझे लगता है यहाँ से थोड़ा 50 या 80 पॉइंट्स का एक सर्ज हायर लेवल्स पे देखने को मिल सकता है। तो 24,760 से 780 का प्रोजेक्शन टारगेट रहेगा इंट्राडे के लिए निफ्टी पर। बट वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी थोड़ा सबड्यूड है एंड वो रहेगा भी जब तक एक इकोनॉमिक ट्रिगर इसमें कल हिट नहीं करेगा। तो कल के लिए वेट हो रहा है बैंक निफ्टी का। कल जैसे ही आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का हिंट मिलता है एंड उसके आफ्टर मैथ्स कैलकुलेशन आते हैं, उसके बाद हमें बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल व्यू पॉजिटिव है, बट अभी इन दोनों ही इंडाइसेस में कंसोलिडेशन का माहौल है, तो उसके बीच में हमें डिप्स को यूटिलाइज करना चाहिए लॉन्ग के पोजीशंस बिल्डअप करने में, एंड हायर लेवल्स पे अपने पोजीशन से एग्जिट भी लेने की सलाह बन रही है। रोश, आप सही कह रहे हैं, ये 24,750 का स्तर ही है जहां जाकर थकान महसूस कर रहा है निफ्टी, और इसी वजह से इस लेवल को वॉच आउट जरूर करना चाहिए। हालांकि आज के सत्र में हमने देखा 24,800 के लेवल्स नज़र ज़रूर आए, लेकिन 750 के नीचे यहाँ पर और ज़्यादा मार्केट को फ्रिक्शन फील होता हुआ नज़र आ रहा है। और ये भी सही है कि 2 पड़ाव पार करने हैं। देखिए, एक तो कल क्रेडिट पॉलिसी से ठीक पहले लगातार हम कहते हैं कि 2 हिस्सों में मार्केट को बांटे, पॉलिसी से पहले और पॉलिसी से बाद में। इस तरह से मार्केट को देखना चाहिए, लेकिन पॉलिसी से भी पहले आज वीकली एक्सपायरी का पड़ाव है जिसे मार्केट को देखना है। सो तेज़ी है बाजार में, मोमेंटम निफ्टी वाइज अच्छा नज़र आ रहा है, लेकिन वॉलेटिलिटी के लिए तैयार रहना चाहिए। तो चलिए, इस वॉलेटिलिटी में खबरों वाले शेयर्स हैं और खबरों वाले शेयर्स के साथ साथ स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स हैं। हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर भी क्लोजिंग ट्रेड्स हैं। सीधा रुख करते हैं क्लोजिंग ट्रेड्स का। बताइए ओशो, स्टॉक स्पेसिफिक आज क्लोजिंग ट्रेड्स आपकी तरफ से क्या होंगे, कहां पर है आपकी नजर? गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून मानसी। सी ओवरऑल बाइंग का ही माहौल है मार्केट में, एंड पहला जो बाई का ट्रैक्शन दिखाई दे रहा है वो रेलवे स्पेस में है। तो रेलवे काउंटर्स में से तीतागढ़ रेल सिस्टम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक अच्छा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट बनते हुए दिखाई दे रहा है। 932-34 के आसपास करेंटली होवर कर रहा है काउंटर, तो काफी कंफर्ट लेवल पे है, बिकॉज 900 पे काफी दिनों से कंसोलिडेशन दिखाया है। तो तीतागढ़ में बाई की रिकमेंडेशन है। करंट लेवल्स पे 900 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, एंड अप्रोक्सीमेटली मुझे लगता है 980 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। सेकेंड काउंटर जिसमें एक अच्छा ट्रैक्शन बन रहा है एंड ब्रेकआउट पे बिल्कुल खड़ा है वो है इरेडा।
इरेडा में अगर हम देखें 175 से 74 के जोन में काफी दिनों से कंसोलिडेशन दिखाई दी है। एंड आज अगर हम बात करें तो इरेडा में एक बाइंग ट्रैक्शन भी बनता हुआ दिखाई दिया है। इनिशियल साइन है यहाँ से मोमेंटम कैच करने का। तो इरेडा को करंट लेवल्स पे बाई करने की सलाह है। 176.5 के आसपास ओवर कर रहा है एंड लोअर लेवल्स पे 172 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सो 172 की स्टॉप लॉस मेंटेन करनी है एंड अप्रोक्सीमेटली 185 तक के टारगेट्स हमें इरेडा में देखने को मिल सकते हैं। गुड आफ्टरनून ओशो। शरद दिस साइड। नैटको फार्मा, इसके चार्ट एक बार सामने लेके आए। ओशो, नैटको फार्मा देखिए, यहाँ पे स्टॉक में ऑफ कोर्स मोमेंटम है, उतना ज़्यादा मोमेंटम नहीं है एज़ कम्पेयर टू बाकी सारे फार्मा के पेयर्स जो आज दिन के ट्रेड में देखने मिल रहा है। बट अगर इसको देखा जाए पोजिशनली तो यहाँ पे जो है इस स्टॉक पे हमेशा एक अच्छा बाइंग देखने मिलता है जब भी वॉलीटिलिटी बाजार में ज़्यादा देखने मिलती है। हिस्टोरिकली देखा गया है। यहाँ पे चार्ट पे ऑफ कोर्स मीडियम टर्म बेसिस पे अगर कहें, मंथली चार्ट भी देख ले तो मंथली बेसिस पे नैटको फार्मा में आपकी क्या राय बन रही है? अभी करंट लेवल्स पे अराउंड 860 पे है। ओशो। वेरी गुड आफ्टरनून शरद। सी ओवरऑल मुझे लगता है कि अभी जहां पे नैटको फार्मा का प्लेसमेंट है ये काफी स्टैग्नेशन जोन पे है, कंसोलिडेशन जोन पे है। जब तक हायर लेवल्स पे 890 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिखाता है तब तक थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम इस काउंटर में बना रह सकता है। बट 890 के ऊपर निकलने के बाद बाइंग ट्रैक्शन बिल्कुल देखने को मिलेगा काउंटर में। अभी अगर हम देखें तो पेशेंस चेक कर रहा है काउंटर, बिकॉज होवर कर रहा है हायर लोज के फॉर्मेशन पे। बट 890 काफी क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन है। तो मुझे लगता है कि 890 को क्रॉस करने देना चाहिए, उसके बाद ही फ्रेश एडिशन का सलाह बनेगा नैटको फार्मा में। 890 के ऊपर मुझे लगता है नियरली 940 से 950 का इमीडिएट टारगेट बिल्कुल देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, ये जो है इंपॉर्टेंट लेवल्स नैटको फार्मा के लिए। मानसी, एक बार कैपिटल मार्केट्स थीम वाले स्टॉक्स पे भी एक बार नजर डालते हैं। आज देखिए, आज भी CDSL चल रहा है, BSE चल रहा है, इनके नंबर्स बहुत स्ट्रांग आ रहे हैं। ये बहुत एक फेवरेट थीम हो गई है फंडामेंटली डिस्कस करने के लिए। एब्सोल्युटली, एक्सचेंज रिलेटेड स्टॉक्स में। और BSE के लिए तो इनफैक्ट अब क्या ही कहें, इन्वेस्टर फेवरेट और ट्रेडर फेवरेट। बोनस अनाउंसमेंट के बाद भी नए सिरे से शुरू किया और वहां से भी आगे चल पड़ा है। लेकिन यूर एब्सोल्युटली राइट, कैम्स, CDSL, MCX, एंजल वन, तमाम स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन। और NSE, BSE ट्रेडिंग एट लाइफ हाई। ये NSE की जो बात हो रही है, पूरे अनलिस्टेड स्पेस में जो है पूरी छाए हुए NSE, उसके कारण एक लिक्विडिटी बाजार में आ रहा है। वो देख रहे BSE में भी देखने मिल रहा है। ऑफ कोर्स NSE अनलिस्टेड मार्केट में जो मानसी बताएंगे कि ऑलमोस्ट 50 से 60% बढ़ गया है मई से। बिल्कुल। भाव अभी 2400 पे आ चुका है। तो ऑफ कोर्स बहुत सारे शेयर होल्डर्स अनलिस्टेड स्पेस में भी हैं, तो NSE के रेट्स भी हम आपको बता रहे हैं। लेकिन लिस्टेड स्पेस में वापस आ जाते हैं। यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप पे बात करते हैं। CDSL 5% ऊपर है, ऑलमोस्ट 1790 का जो है रेट आ रहा है। ओशो, यहाँ पे थम ही नहीं रहा है CDSL। लगता है कि और भी बाइंग आ रही है कि अब थोड़ा प्रॉफिट ले लेना चाहिए। अगर मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स है, पोजिशनल शेयर्स है यहाँ पे, और वन ऑफ द फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हूँ मैं इस सेगमेंट में, तो थोड़ा सा प्रॉफिट निकाल लें कि बने रहें? शरद, आपने बहुत अच्छा सेक्टर चूज किया है, बिकॉज ये पूरा ही सेक्टर बहुत स्ट्रांगली मूव कर रहा है। जितने भी काउंटर्स हैं सेक्टर में, सब में मोमेंटम काफी स्ट्रांग है। तो मेरा एडवाइस रहेगा कि जब तक ये मोमेंटम सस्टेन करता है तब तक अपने पोजीशंस को बिल्कुल होल्ड करके रखना चाहिए। बिकॉज टेक्निकली अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो प्राइस ऑब्वियसली ओवरबॉट जोन पे है। बट ये सेम ओवरबॉट जोन 3 दिन पहले भी CDSL में दिखाई दे रहा था। जब ये 1650 के ऊपर निकला था वहां पे भी ओवरबॉट टेरेन पे था। अभी 1790 के आसपास पहुंच गया है, अभी भी ओवरबॉट टेरेन पे ही है। तो ऐसे में जब मोमेंटम आता है किसी सेक्टर में तो वो हमें काफी स्ट्रांगली हायर लेवल्स पे ले जाता है। तो ऐसे वक्त पे बेटर रहेगा कि आप अपने प्रॉफिट्स को डेली बेसिस पे ट्रेल करते रहें। अभी अगर हम देखते हैं तो CDSL का जो सपोर्ट आ रहा है वो 1700 का आ रहा है। तो 1700 के स्टॉप लॉस से काउंटर को होल्ड करें। हायर लेवल्स पे मुझे लगता है 1820 से 1840 तक के टारगेट बिल्कुल इमीडिएट टर्म के बेसिस पे बोल रहा हूँ कि 1820 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद ट्रेल कर लें अपने स्टॉप लॉसेस को 1760 के आसपास, सो दैट मोमेंटम को हम अच्छे से प्ले कर पाए एंड अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सकें। ठीक है, CDSL 3 महीने में करीब 50% ये शेयर चल गया है और 1250 वाला शेयर हो गया है।
1800 रुपए के आसपास का, तो जबरदस्त दौड़ लगाई है। आपको अपनी पोजीशन में बने रहना है और स्टॉप लॉस को ऊपर करते रहिए, ट्रेल करते रहिए और ये पैसे और बना के थीम देगी। आज पूरी की पूरी थीम चल रही है, राइटली पॉइंटेड आउट। आप देखिए MCX, CDSL, BSE, कैम्स, एंजल वन, जितने भी शेयर हैं कैपिटल मार्केट से जुड़े, वहां पर आज रौनक आपको देखने को मिलेगी। एक और एक्सपर्ट को शो में शामिल कर लेते हैं। निर्मल बैंक के कुणाल शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुणाल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका टीनो स्वदेश पर। आपकी पिक्स क्या होंगी क्लोजिंग के लिए? कहां पर आपको कमाई के मौके अच्छे दिख रहे हैं? आई थिंक ओवरऑल हमने लास्ट 3 से 4 सेशन में एक अच्छा खासा मोमेंटम बिल्डअप होता हुआ देखा है मिड कैप और स्मॉल कैप के स्पेस में। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे मोमेंटम कंटिन्यू रहना चाहिए। तो मेरा पहला पिक रहेगा जो मुझे अच्छा लग रहा है वो है इंडिया मार्ट। आई थिंक इंडिया मार्ट आप अगर देखोगे तो आज के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक में कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया है, हाई लेवल्स पे सस्टेन कर रहा है, प्लस जो मोमेंटम इंडिकेटर है RSI उसने एक पॉजिटिव क्रॉसओवर दे दिया है। तो यहाँ से अपसाइड और भी ओपन नजर हो जाती है स्टॉक के लिए। सो इंडिया मार्ट पे बाय की सलाह रहेगी। 2425 के आसपास चल रहा है, करंट लेवल्स पे बाय कर सकते हो। नीचे में आपको 2350 का स्टॉप लॉस रखना है और हाई लेवल्स पे 2530 से लेकर 2580 तक के टारगेट्स रहेंगे इंडिया मार्ट में। जो सेकंड कॉल है वो मेरा फार्मा स्पेस में से है। आई थिंक आज फार्मा ने एक नया मोमेंटम बिल्डअप होना स्टार्ट किया है और मुझे लग रहा है आगे जाके भी कंटिन्यू रहेगा पूरे फार्मा स्पेस में। तो यहाँ से मेरा जो प्रेफर्ड पिक रहेगा वो है लुपिन। लुपिन ने एक अगेन डाउनवर्ड कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया है वॉल्यूम्स के साथ, अपने 20 DMA को ब्रेक करने पे है। सो लुपिन पे बाय की सलाह रहेगी। 1995 के आसपास चल रहा है, आप करंट लेवल्स पे बाय कर सकते हो। 1920 का आपको स्टॉप लॉस रखना है और 2100 के टारगेट्स रहेंगे हायर एंड पे। ठीक है, 1920 का टारगेट और 1920 का स्टॉप लॉस 2100 के टारगेट होंगे आपके लिए लुपिन में। इस बीच MCX पर चांदी में करीब 850 रुपए की तेजी दिख रही है। 1,02,176 ये प्राइस है चांदी का प्रति किलो MCX पर फिलहाल। 850 की अच्छी तेजी MCX में है। कल RBI की पॉलिसी आएगी और पॉलिसी से पहले हम देख रहे हैं कि वो कंपनियां जहां पर ब्याज दरों का फायदा मिल सकता है अगर कटौती हुई तो वो चल रही हैं। स्पेशली अगर आप रियल एस्टेट में देखेंगे तो जो बेंगलोर बेस्ड जो कंपनीज हैं, शोभा और ब्रिगेड, दोनों में 5% के आसपास की अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। और ओशो जी जरा चेक करेंगे आप, शोभा, ब्रिगेड, वहां पर अच्छी तेजी है। हालांकि इसके पहले अगर हम देखेंगे तो जो बड़ी कंपनीज हैं जो लग्जरी रियल्टी पर फोकस करती हैं, चाहे मैक्रोटोक हो या फिर DLF हो, वहां पर अच्छे मूव्स हमने देखे हैं। चार्ट पर आपको अभी क्या बेहतर लग रहा है, क्या रेकमेंड करेंगे आप? ओवरऑल रियल एस्टेट में ओवरऑल मुझे लगता है पिछले 2 हफ्तों से ट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रांग देखने को मिल रहा है एंड मेजरली जितने भी काउंटर्स हैं वो उसमें टेक्निकली काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुए हैं, बट करंट लेवल्स पे यहाँ पे रिस्क एंड रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं दिखाई दे रहे। बट अगेन मेरा मानना सही अभी भी सेम है कि जब तक मोमेंटम लाई डाउन करता है हमें मोमेंटम को प्ले करना चाहिए टेक्निकली। तो मुझे लगता है शोभा में नियर अबाउट 1680 से 1700 तक के हायर रूम्स हैं एंड जब तक वहां नहीं पहुंचता है अपने प्रॉफिट्स को ट्रेल करते रहें। करंटली 1540 के आसपास का सपोर्ट है तो 1540 के स्टॉप लॉस से होल्ड करें। 1700 का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है एंड कंपैरेटिवली अगर ब्रिगेड की भी बात करें तो ब्रिगेड में भी सेम सिमिलर काइंड ऑफ अ सेटअप है एंड हायर लेवल्स पे इसे अगर हम देखें तो 1320 का इसका पहला पड़ाव है, उसे ब्रेक थ्रू करता है तब मोमेंटम हमें कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे सकता है। मीनवाइल अगर थोड़ा कूल ऑफ आता है काउंटर में अप्रोक्सीमेटली 1160 के आसपास तब बाइंग करने की अप्रोच बनेगी एंड अगर किसी के पास पोजीशंस ऑलरेडी हैं तो ट्रेल करके अपने स्टॉप लॉस को मेंटेन करें। ठीक है, रियल एस्टेट स्टॉक्स पर ये व्यू ओशो की तरफ से। लेकिन चलिए 2:20 हो गए हैं और ये जानते हैं कि अब बाजार में ब्रॉडर एक्शन और कहां पर हो रहा है जो न्यूज़ बेस्ड हो। हमारी सहयोगी सृष्टि शर्मा जुड़ गई हैं बिग एक्शन स्टॉक्स लेकर।
तो बिग एक्शन स्टॉक्स में आज बात करते हैं जो दिग्गज कंपनी हैवी वेट कंपनीज है वहां पर काफी जोश देखने को मिल रहा है, जैसे कि रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक। ये सभी काउंटर्स आप देख रहे हैं कि निफ्टी को काफी सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं पॉलिसी के ठीक पहले, क्योंकि पॉलिसी आने वाली है, एक बड़ा इवेंट है। तो ऐसे में ये जिस उम्मीदों के साथ ऑलरेडी कारोबार कर रहा है, जैसा कि हमें पता है कि एक रेट कट की उम्मीद तो जरूर है, और ऐसे में रियल एस्टेट काउंटर्स जो है उसके पहले बस करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आमतौर पे अगर हम देखें तो रेट कट का फायदा जो है जितनी भी रियल एस्टेट डिमांड है या फिर लेंडिंग रेट्स हैं उसको होता है। और उसके पहले आप देख सकते हैं शोभा, ब्रिगेड, डीएलएफ, प्रेस्टीज, ये सभी काउंटर्स में काफी अच्छा आज एक्शन देखने को मिल रहा है। इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन एंजल वन में आप देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे उनके मई के अपडेट्स आए हैं, जहां पर मई महीने में जो पूरी क्लाइंट की संख्या है उसमें साल दर साल लगभग 34% की बढ़त देखने को मिली है, और साथ ही औसत क्लाइंट फंड जो है 46% साल दर साल बढ़ते हुए नजर आया है। एंजल वन का स्टॉक आप देखिए लगभग 4% का उछाल के साथ फिलहाल ट्रेड कर रहा है। साथ ही साथ ट्रेंड, ये काउंटर आज फिर से एक अच्छे मूड और रिकवरी दिखा रहा है, जहां पर जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई है। उन्होंने ओवरवेट रेटिंग के साथ जो है अपना लक्ष्य बरकरार रखा है 6,359 रुपीज प्रति शेयर में। और आखिरी में यूनाइटेड स्पिरिट्स में भी आज काफी जोश है, जैसा कि आज सिटी की खरीदारी की राय बरकरार है। सिटी की जो रिपोर्ट है उसमें उन्होंने 1800 रुपए का लक्ष्य दिया है। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स भी आज काफी तेजी में दिखता हुआ लगभग 2% के उछाल के साथ फिलहाल कारोबार कर रहा है। तो ये तमाम स्टॉक्स हैं जहां पर आज हम देख रहे हैं बिग एक्शन। ठीक है, शुक्रिया सृष्टि। तो ये बिग एक्शन वाले स्टॉक्स हो गए, और उसमें आप देखेंगे कि रियल एस्टेट में मार्केट रिलेटेड जो शेयर हैं वहां पर, और डिस्क्रिशनरी स्पेंड से जुड़े जो शेयर हैं वहां पर आपको अच्छे मूव्स दिखेंगे, और रिपोर्ट भी अच्छी आ रही है, उनका भी सहारा मिलता हुआ दिख रहा है। चलिए छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ और बड़े एक्शन वाले शेयरों पर अपने एक्सपर्ट से व्यू जानेंगे। आप कहीं जाएगा नहीं। 24,850 के आसपास पहुंचने की कोशिश आज के सत्र में निफ्टी करेगा। 24,724 के लेवल्स पर 100 अंकों की मजबूती है, और ये मजबूती इंटैक्ट तो नजर आ रही है। हालांकि मिड मार्केट एक अच्छा अपमूव देखने को मिला, वहां से फिलहाल ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा गेंस फ्रिजल आउट होते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। लेकिन ये हरे निशान के साथ जो बैंक निफ्टी के सामने निफ्टी की आउट परफॉर्मेंस है, इसके पीछे की वजह है आज सुबह हमने आपको बताया था एफआईएस की तरफ से खरीदारी के डेटा आए हैं, भले ही छोटे खरीदारी के डेटा, लेकिन 3 सेशन की बिकवाली के बाद एक सेशन की एफआईएस की खरीदारी, डीआईएस की खरीदारी है। साथ साथ एशियाई बाजार मिले जुले जरूर थे, लेकिन इस वक्त यूरोपियन मार्केट्स में काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिला है। शुरुआत ठीक ठाक है, और ईसीबी के यानी कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक के इंटरेस्ट रेट डिसीजन से ठीक पहले हम देख रहे हैं भारतीय बाजार में भी जैसे क्रेडिट पॉलिसी है, ये इंटरेस्ट रेट डिसीजंस भी इंपॉर्टेंट होते हैं, उससे पहले यूरोपियन मार्केट्स चियर कर रहे हैं। ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो कि मार्केट को इस वक्त तेज़ी प्रदान करने का काम कर रहे हैं। इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जैसे मेजर्स हैं जहां से अच्छा एक्शन देखने को मिला है। कुणाल, गुड आफ्टरनून। रिलायंस इंडस्ट्रीज एट दिस पॉइंट एक ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है जेपी मॉर्गन की तरफ से जो कि पॉजिटिव है। ओवरवेट की रेटिंग थी, वो रेटिंग जो उन्होंने मेंटेन की है 1445 के लेवल्स पर करीब 1.5% की तेज़ी है। इनका ये मानना है कि 1568 के स्तर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में नज़र आ सकते हैं। और जो रैशनल इन्होंने बताया, इनमें इन्होंने ये भी कहा है कि ओवर द नेक्स्ट 2 ईयर्स कंपनी का परफॉर्मेंस और अर्निंग्स की क्वालिटी जो है वो और ज़्यादा बेहतर होती हुई नजर आएगी। हालांकि इनका पीक अगर देखें रिलायंस 1608 के लेवल से फिलहाल 12% दूर ज़रूर है स्टॉक, लेकिन 1444 के लेवल्स पर जेपी मॉर्गन की बुलिश रिपोर्ट है। टेक्निकली आपकी राय क्या होगी? मानसी, अगर आप देखेंगे कि रिलायंस एक बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा था पहले, एंड यहाँ से हमने एक अच्छी खासी आउट परफॉर्मेंस देखना स्टार्ट की है रिसेंट टाइम्स में। अब जहां तक पहले मैं निफ्टी की बात करूंगा कि हमें लगता है कि जब तक ये 24,450 का सपोर्ट नहीं टूटता है, स्ट्रक्चर बुलिश है, और हमें टेक्निकली लगता है कि निफ्टी 25,500 25,700 के लेवल्स के लिए रेडी हो चुका है। सिंस कल आरबीआई पॉलिसी है तो वोलेटिलिटी रहेगी, बट हमें लगता है ओवरऑल सेटअप काफी स्ट्रांग है निफ्टी का, तो यहाँ से अपमूव कंटिन्यू रहेगा। और अगर निफ्टी को 25,500 तक जाना है तो रिलायंस का पार्टिसिपेशन आना स्टार्ट हो जाएगा, और ऑलरेडी वो इनिशियल फेज पे हमें दिखाई दे रहा है, जहाँ पे वीकली चार्ट पे हम देख सकते हैं कि रिलायंस ने एक अच्छा फ्लैग का फॉर्मेशन बनाया है, और जो एक बुलिश पैटर्न है टेक्निकल टर्म्स पे,
और मुझे लगता है कि रिलायंस रेडी हो गया है हाई लेवल्स पे 1550 के लेवल्स को टच करने के लिए। सो आई थिंक एक बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, 1440 के आसपास चल रहा है, 1400 का स्टॉप लॉस है और 1550 के टारगेट्स रहेंगे रिलायंस के। तो रिलायंस में मजबूती है और ये मजबूती जारी रहने के आसार पूरी तरह से दिख रहे हैं। एक और पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है ट्रेंड पर। मॉर्गन स्टैनली की ये रिपोर्ट है, ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखी है और स्टॉक प्राइस में टारगेट की अगर बात करें 6359 के टारगेट्स मानकर चल रहे हैं मॉर्गन स्टैनली ट्रेंड के लिए। और ब्रोकरेज की तरफ से हाइलाइट्स आई हैं, कंपनी स्टोर डेंसिटी पर फोकस कर रही है, मार्केट शेयर बढ़ाने पर, माइक्रो मार्केट अप्रोच है, वहीं कंपनी का फोकस डिफरेंशिएटेड यानी कि इनोवेटिव होने में है, अपने कस्टमर्स के लिए अपनी सर्विसेज को ध्यान में रखते हुए। और इसी के चलते पॉजिटिव रैशनल है। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट तो है ही, लेकिन आइए टेक्निकली चार्ट्स पर हमारे एक्सपर्ट को ट्रेंड का स्टॉक कैसा नजर आता है वो भी जान लेते हैं। हम देख रहे हैं करीब 3% की तेज़ी है आज के सत्र में ट्रेंड में, और पिछले एक महीने में इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस नहीं नज़र आया था, लेकिन आज के सत्र में जो तेज़ी है यहाँ से रनअप एक्सपेक्टेड है क्या कुणाल? आई थिंक डेफिनेटली बहुत अच्छा सेटअप है। मुझे लग रहा है कि एक अच्छा खासा ब्रेकआउट के लिए स्टॉक रेडी हो चुका है। जो रेजिस्टेंस रहा है स्टॉक के लिए 5700 5720 का जोन है, हम ऑलमोस्ट उस रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। मुझे लग रहा है जिस हिसाब से आज एक बुलिश रिवर्सल बना है चार्ट पे, मुझे लगता है ट्रेंड रेडी हो चुका है हाई लेवल्स पे 6200 तक के लेवल्स को टच करने के लिए। तो आई थिंक सेटअप काफी स्ट्रांग है, रिस्क टू रिवॉर्ड भी फेवरेबल है। नीचे में जो सपोर्ट बन गया है वो है 5500 का। सो आप देखोगे 170 पॉइंट्स का सपोर्ट है डाउनसाइड पे, पर ऊपर के लिए अगर आप टारगेट्स देखोगे तो ऑलमोस्ट 500 से 600 पॉइंट के। तो आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही अच्छा है, फेवरेबल है, तो ट्रेंड को लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। बिल्कुल ट्रेंड में लॉन्ग करने की सलाह कुणाल से। लेकिन अब हमारे साथ जुड़ेंगे नीरव वोरा जेएम फाइनेंशियल से। गुड आफ्टरनून नीरव जी। गुड आफ्टरनून नीरव जी, जिस तरह बाजार प्लेस हो रहा है, ऑफ कोर्स फंडामेंटली देखें तो बैंकिंग स्पेस में जो है अगले 2 दिन पे एक्शन बहुत देखने मिलेगा, और रेट सेंसिटिव स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ पे ऑफ कोर्स मोमेंटम रहेगा। तो ये पूरी जो थीम है रेट सेंसिटिव स्टॉक्स की, और इस बार एक्सपेक्टेशंस भी है कि एटलीस्ट 25 बिप्स रेट कट भी आएगा आरबीआई के एमपीसी मीटिंग में। तो नीरव जी, आप ये किस तरह देख रहे हैं पैन आउट हो रहा है, और कौन से सेक्टर्स को बेनिफिट आ सकता है, और इनमें अगर कोई स्टॉक स्पेसिफिक कंपनीज है जिसमें नज़र रही? ऑफकोर्स हमने रियलिटी स्टॉक्स में आज तेज़ी देखा, 3 दिन पहले पीएसयू बैंक्स में एक तेज़ी आई थी, तो ऑफकोर्स यहाँ पे चर्न ज़रूर हो रही है, वॉलेटिलिटी भी है। लेकिन नीरव जी, क्या है ये सेटअप फंडामेंटल बताएंगे? यस एब्सोल्युटली। देखिए, अगर आप ओवरऑल मार्केट का सेटअप देखेंगे तो एक अच्छा कंसोलिडेशन मोड में चल रहा है मार्केट। थोड़ा सा पिछले 2 हफ्तों में एक नैरो रेंज में चल रहा है मार्केट, बिकॉज कुछ डेटा पॉइंट्स है जिसके लिए मार्केट वेट कर रहा है, हमें ऐसा लग रहा है। सबसे बड़ा डेटा पॉइंट ऑब्वियसली कल जो आरबीआई की रेट पॉलिसी है, 25 बिप्स मोर और लेस पता ही है कि होना ही है। बट इन केस अगर कोई पॉजिटिव सरप्राइज आ जाता है उनकी कमेंट्री में, या फिर इफ एट ऑल 50 बिप्स से रेट कट हो जाता है, तो देन प्रोबेबली जो 25,000 के लेवल पे एक बार बार एक जो रेजिस्टेंस हम लोग फेस कर रहे हैं और वहां पे जो सेलिंग प्रेशर आ रहा था, शायद वो निकल के हम ऊपर के स्तरों की ओर और बढ़ सकते हैं। बट हैविंग सेड दैट, ये हमें कल ही पता चलेगा। सो ओवरऑल जो अभी माहौल है वो काफी बेटर है एज कंपेयर टू डोमेस्टिक मैक्रोज आर कंसर्न, बिकॉज रेट कट ऑन द होने ही वाला है। उसके बाद मॉनसून, प्री मॉनसून एंड मॉनसून जो ऑलरेडी शुरू हो चुका है, दैट ऑगर्स वेल फॉर द डोमेस्टिक इकोनॉमी। प्लस जो काफी सारे आंकड़े हैं, जैसे इन्फ्लेशन कूल ऑफ हुआ है। सो बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहां पे हमारा फोकस है, बना रहा है, स्पेशली पीएसयू बैंकिंग स्पेस पर, एनबीएफसीज पर, एंड कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी हमें बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट आज जेएम फाइनेंशियल में हमने एक बास्केट रिलीज की है जिसको 1 साल का हमने व्यू दिया है, एंड उसमें कुछ 10 स्टॉक्स हैं, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ट्रेंट, बजाज फाइनेंस, उसके बाद और 3-4 मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स भी है, जैसे विशाल मेगा मार्ट एंड कपल ऑफ अदर नेम्स लाइक हीरो मोटोकॉर्प। वी हैव सिलेक्टेड ग्लोबल हेल्थ केयर। सो एक एक थीम प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं फ्रॉम अ 1 ईयर पर्सपेक्टिव, बिकॉज जो इकोनॉमी में अर्बन कंजम्पशन थोड़ा बैकफुट पे चला गया था, अब हमें लग रहा है कि FY26 में अगेन दैट विल किक इन, एंड एक अच्छा माहौल हमें देखने मिल सकता है। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव हमने ये सारे स्टॉक्स हमारे इन्वेस्टर्स को रेकमेंड किए हैं। रखेंगे। लेकिन
कल आरबीआई अपनी पॉलिसी जारी करेगा। इस बार के पॉलिसी में रिजर्व बैंक दरों में कितनी कटौती करेगा, पॉलिसी में और क्या क्या फैसले हो सकते हैं, इस पर हमारे सहयोगी वरुण दुबे ने एक एक्सपर्ट पोल किया है। आइए उन्हीं से समझते हैं। अगर आप पोल को देखेंगे तो सबके सब एक सुर में ये कह रहे हैं, रॉयटर्स का भी पोल यही कह रहा है कि आप 25 बेसिस पॉइंट रेट कट तो इस बार गिवन है। ये तो आप किसी से भी पूछ लीजिए, हर एक आदमी यही कहेगा कि हाँ 25 बेसिस पॉइंट रेट कट जो है वो इस बार आपको देखने मिलेगा। करीब 87% लोग जो है वो मान के चल रहे हैं कि इस बार आपको 25 बेसिस पॉइंट के आसपास का रेट कट जो है वो देखने मिलेगा। काफ़ी लोग ये भी कह रहे हैं कि करीब 50 बेसिस पॉइंट के आसपास का रेट कट जो है वो भी हो सकता है। इसके अलावा रेट कट सिर्फ अभी नहीं होगा, आप देखिए इसके अलावा अगस्त में अगर आप देखेंगे तो फिर से एक बार रेट कट जो है वो आपको देखने मिल सकता है। यानी कि अब से कैलेंडर ईयर 2025 तक करीब 50 बेसिस पॉइंट के आसपास का रेट कट जो है वो लोग मान के चल रहे हैं। अब ऐसा क्यों है? अब देखिए सबसे पहले तो जीडीपी ग्रोथ, अगर आप देखेंगे तो जीडीपी ग्रोथ नो डाउट इस बार जो है 7.4% पे आई, 6.8% का अनुमान था, लेकिन FY25 की जीडीपी ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो 4 साल के निचले स्तर पे पहुंच चुकी है। हमें देखने में 7.4 या पूरे साल का 6.5% अच्छा लगता है, लेकिन हाँ 4 साल के लोअर लेवल पे जीडीपी ग्रोथ जो है वो पहुंची है। इन्फ्लेशन को अगर आप देखेंगे तो मानसून अच्छा रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ से बात की जा रही है कि शायद इन्फ्लेशन उस तरह से आपका बढ़ता हुआ नहीं दिखाई देगा। और वैसे भी अभी तक की जो इन्फ्लेशन नंबर्स है वो अगर आप देखेंगे तो आरबीआई का जो टॉलरेंस लेवल है उसके अंदर ही है। लास्ट टाइम 3.2% के आसपास थे। जुलाई 2019 के बाद के सबसे निचले स्तर जो है इन्फ्लेशन में ये देखने मिले हैं। तो ये अगला फैक्टर है। डिमांड को अगर आप देखेंगे तो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स जो है नो डाउट सेकेंड हाफ में डिमांड सुधरी है, लेकिन अभी भी उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे चाहिए थी। और अगर इस बार के आप कॉर्पोरेट्स के नंबर्स देखेंगे तो वो भी उतने एंकरेजिंग नहीं थे। सेकेंड हाफ में केपेक्स जो है उसमें 6% की बढ़ोतरी देखने मिली। आईआईपी का नंबर आप देखिए 2.7 पे आया, 8 महीने के लो पे आया। तो ये भी एक ट्रिगर है जिसकी वजह से लोग मान के चल रहे हैं कि इस बार आपको रेट कट्स देखने मिलेंगे, नो डाउट। इसके अलावा आरबीआई जो अपना स्टैंड है उसमें कोई बदलाव नहीं करने वाला है, एकोमोडेटिव ही रहेगा। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो लिक्विडिटी, क्योंकि पहले लिक्विडिटी की दिक्कतें थी, अब अगर आप देखेंगे तो लिक्विडिटी की दिक्कतें जो है वो खासकर मई में और जून के महीने में थोड़ी कम हो गई है। तो शायद आरबीआई जो है लिक्विडिटी के ऊपर इस बार कुछ ज़्यादा फोकस जो है वो नहीं करने वाला है। तो अगर आप इस पूरे पोल को देखेंगे तो हाँ रेट कट होगा, ये तो गिवन है। 25 बेसिस पॉइंट होगा, ये भी सब कह रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि 50 बेसिस पॉइंट भी हो सकता है। अगर 50 बेसिस पॉइंट हुआ तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। देखते कि आरबीआई फ्रंट लोडिंग करता है कि नहीं, लेकिन हाँ रेट कट इस बार होगा। लिक्विडिटी पे ज़्यादा कुछ होने वाला है नहीं, और एकोमोडेटिव रुख जो है वो आरबीआई का अभी भी जारी रहने वाला है। बिल्कुल वरुण, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारों की राय, जानकारों को पोल हमारे सामने रखने के लिए। और लगभग 87% एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि 1/4% की कटौती तो होगी ही होगी, लेकिन नज़र रहेगी क्या 50 बेसिस पॉइंट्स की कटौती होती है या नहीं। और अगर ऐसा हो जाता है तो कई सारे फैक्टर्स हैं जिसे प्ले आउट होता हुआ आप देखेंगे। इस पर नज़र ज़रूर रहेगी, लेकिन साथ साथ आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी की महाकवरेज जो है 9:30 बजे से ईटी नाउ स्वदेश पर आप देख पाएंगे। और महाकवरेज में हमारे साथ बाजार के जाने माने एक्सपर्ट्स, इकोनॉमिस्ट जुड़ेंगे। अभिषेक बिसेन होंगे हमारे साथ, फिक्स्ड इनकम कोटक महिंद्रा एएमसी के रजनी सिन्हा जो कि चीफ इकोनॉमिस्ट है, ये हमारे साथ होंगी। नम्रता मित्तल जी भी हमारे साथ होंगी, और साथ ही सुनील सुब्रमण्यम साहब, बाजार के जाने माने दिग्गज। इनके अलावा भी एक्सपर्ट्स लगातार पॉलिसी से पहले भी और पॉलिसी से बाद भी हमारे साथ जुड़ेंगे और इकोनॉमी पर, क्रेडिट पॉलिसी पर, इंटरेस्ट रेट डिसीजंस पर और ओवरऑल मार्केट पर आपको अपनी राय देंगे। तो महाकवरेज के लिए आपको जुड़ना है सिर्फ और सिर्फ ईटी नाउ स्वदेश के साथ। आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी पर सभी की नजर, इस वक्त की इंपॉर्टेंट अपडेट और कल के इंपॉर्टेंट इवेंट। लेकिन कमिंग बैक टू द मार्केट्स एंड शरद, अगर यहाँ पर आप देखें इस वक्त निफ्टी में बिल्कुल हम देख रहे हैं आउट परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी के अलावा, लेकिन एफएनओ स्पेस में हाईएस्ट कॉल राइटिंग, पुट राइटिंग कहाँ पर इस वक्त नजर आ रही है? बिल्कुल मानसी, आपने सही कहा। एक नया सेगमेंट हम ला रहे हैं कॉल एंड पुट ट्रेंड्स को लेके। कहाँ पे कहाँ इंपॉर्टेंट कॉल्स आ रहे हैं, कहाँ पे इंपॉर्टेंट राइटिंग देखने मिल रही है। हाईएस्ट कॉल राइटिंग है 24,800 का। ये जो रेजिस्टेंस है इस पे जो है नज़र रहने वाली है। ओपन इंटरेस्ट ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट्स का है। जो चेंज हो रही है वो 150% से ज़्यादा का चेंज जो है
आपको देखने मिल रहा है। 24,800 का सबसे ज़्यादा हाई कॉल जो है राइटिंग आ रहा है। सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग पे नज़र डालें तो डायरेक्टर साहब यहाँ पे 24,600 और 24,700 सपोर्ट के जगह एक्ट कर रहे हैं। ओपन इंटरेस्ट 3.5 करोड़ का है, जहाँ पे दोनों स्ट्राइक प्राइजेस को जोड़ के ये आंकड़े हम आपके सामने रख रहे हैं। जो चेंज हुआ है वो 250% से ज़्यादा हुआ है। अब करें क्या, ये डेटा तो मैं आपको बता दिया। यहाँ पे अगर मार्केट जो है इस लेवल से हायर जाता है तो शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल हो सकता है। ये लेवल्स लगभग 24,800 से 24,850 तक हो सकते हैं। और अगर मार्केट जो है इस लेवल्स के नीचे आता है तो लॉन्ग अनवाइंडिंग पॉसिबल है 24,600 24,500 के लेवल्स पे। तो इन दोनों इंपॉर्टेंट कॉल और पुट ट्रेंड्स को भी जो है आप समझ लें तो यहाँ पे जो है एक्शन आपको देखने मिल सकता है। चलिए, तो एक्शन बिल्कुल है बाजार में। कैश मार्केट के एक्शन के साथ साथ एफएनओ पर भी लगातार हमारी नजर है। 24,800 850 के लेवल्स पर नजर रखिएगा। अगर इन लेवल्स के ऊपर जाएगा मार्केट तो शॉर्ट कवरिंग बिल्कुल एंटिसिपेटेड है। 24,750 के लेवल्स तो इस वक्त हम देख रहे हैं और ये वही जंक्चर है 24,750 जहां से निफ्टी में फ्रिक्शन महसूस होता है। उम्मीद यही करते हैं कि यहाँ से अपसाइड विजिबल हो, लेकिन 24,750 हमारे सतोषो जब जुड़े थे इन्हीं स्तरों का जिक्र उन्होंने किया था। देखते हैं यहाँ से किन लेवल्स पर मार्केट जाता है और ऊपरी स्तर दिखते हैं, यहाँ से फिर से फ्रिक्शन महसूस होता है। लेकिन कुछ और स्टॉक्स जहाँ पर आज अच्छा खासा एक्शन है इस लिस्ट में, डिफेंस प्लेयर्स तो है ही। डिफेंस स्टॉक्स और शिप बिल्डिंग स्पेस में लगातार हम देख रहे हैं अच्छा खासा एक्शन का ट्रेंड नजर आ रहा है। कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, इनकी तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ एमटार टेक्नोलॉजीज को भी इस लिस्ट में ऐड करना चाहिए क्योंकि आज के सत्र में स्टॉक में भी अच्छा खासा एक्शन है। जीआरएससी, गार्डन रीच में तो लगातार हम 2 सेशन से बढ़िया मजबूती देख रहे हैं। 1 महीने में जबरदस्त एक्शन। एमटार टेक्नोलॉजीज के स्टॉक में 5% का इजाफा इस वक्त देखने को मिला है। और ये स्टॉक में जितनी मजबूती है डिफेंस के साथ साथ, शरद अगर आप देखें शिप बिल्डिंग स्पेस भी है जो कि लगातार इस वक्त फोकस रेडार पर है। और जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन होंगी उन्हें तो बिल्कुल ये लगता होगा कि इट्स अ ट्रीट टू वॉच दीज स्टॉक्स। कुणाल है हमारे साथ, आइए उनसे एक बार समझते हैं उनकी राय क्या है डिफेंस और शिप बिल्डिंग स्पेस में। बताइए कुणाल। डिफेंस और शिप बिल्डिंग स्पेस में जिस हिसाब से बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रहा है, आई थिंक काफी कुछ डिस्काउंट कर चुका है मार्केट। तो आई थिंक फ्रेश एंट्री तो करंट लेवल्स पर डेफिनेटली रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं बैठता है। डिप मिलता है तो एक आइडियल अपॉर्चुनिटी रहेगी लॉन्ग करने के लिए। फिर चाहे वो कोचिन शिपयार्ड हो कि जीआरएससी हो, जिस हिसाब से स्टॉक लोअर लेवल से मूव हुए हैं, ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि सभी को डबल हो चुका है। मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है बट रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है करंट लेवल से। तो मैं डिप्स की वेट करूंगा, कहीं ना कहीं डिप्स को यूटिलाइज करूंगा बाय करने के लिए। हाँ, मैं एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। स्ट्रांग है ये पूरा सेक्टर, लेकिन इस वक्त काफ़ी चल गया है और इसी के चलते एग्जिस्टिंग पोजीशंस फिर भी बरकरार रख के चलें। एंट्री के लिए थोड़ा इंतज़ार करना होगा, एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होगी। एक्सचेंज एंसलरी की अभी हम बात कर रहे थे और एक्सचेंज एंसलरी स्पेस पर ही एक फंडामेंटल टेक भी होना चाहिए। और नीरव जी, आपसे जानना चाहेंगे, बीएसई लिमिटेड, सीडीएसएल, कैंप्स, इन तमाम स्टॉक्स की बातचीत हो रही थी और आज इनफैक्ट एंजल वन के भी एक्विजिशन, क्लाइंट एक्विजिशन डेटा पॉइंट्स आए जो ना मंथ ऑन मंथ बेसिस अच्छी खासी बढ़त दिखा रहे थे। एंजल वन का स्टॉक इस वक्त 4% की तेजी दिखा रहा है। ये एक्सचेंज रिलेटेड प्लेटफॉर्म स्पेसेस पर नीरव आपका टेक क्या है? अगर हम देखें तो ये एक स्पेस था जो पिछले 3 से 6 महीनों में थोड़ा बैकफुट पे चला गया था बिकॉज वॉल्यूम्स थोड़े कम हो गए थे। मार्केट में हमने एक अच्छी खासी गिरावट देखी थी, बट पिछले 1 महीने में हम वापस देख रहे हैं कि मोमेंटम धीरे धीरे करके इन सारे स्टॉक्स में बढ़ करके आया है। स्पेशली सीडीएसएल हो, बीएसई हो, या फिर टुडे वी आर सीइंग एंजल वन आल्सो, स्पेशली आफ्टर द गुड सेट ऑफ नंबर्स जो आए हैं। तो ओवरऑल देखिए 2 बड़े आईपीओज लाइंड अप है, एक है एनएसडीएल एंड दूसरा है एनएसई। तो इनके चलते भी इन सारे स्टॉक्स में जो ये एक मार्केट रिलेटेड, कैपिटल मार्केट रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं, इनमें सारा एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम बिल्टअप हुआ है एंड हमें लग रहा है कि आने वाले समय में भी ये मोमेंटम जारी रहेगा। इनफैक्ट मैंने ये काफी बार इस चैनल पे बताया कि फ्रॉम अ 10 ईयर पर्सपेक्टिव, यानी एक दशक का अगर व्यू हो तो ये कैपिटल मार्केट थीम बहुत ही बेहतरीन होगा। आई मीन बहुत पैसा अभी बनना बाकी है। अगर हम एनएससी बीएससी की बात करें तो एनएससी भी बहुत ही अच्छे वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहा है, जो कि पिछले 15-20 दिन में अच्छा खासा बढ़ गया है बिकॉज सेबी की ओर से भी कुछ मंजूरी उन्हें मिल रही है।
तो ऐसा लग रहा है कि शायद बहुत ही जल्द आईपीओ भी आ जाएगा। एनएसडीएल का आईपीओ भी सेबी गो अहेड आ चुका है। तो ओवरऑल ये स्पेस बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाइए। इनफैक्ट अगर लॉन्ग टर्म का विजन हो तो डेफिनेटली 2 से 3 ट्रांच में धीरे धीरे करके जमा करिए ये सारे स्टॉक्स को। वेल्थ मैनेजमेंट एज अ स्पेस विद इन दिस पर्टिकुलर कैपिटल मार्केट थीम इज ऑल्सो वेरी वेरी अट्रैक्टिव। जैसे कि 361 वेल्थ, ये हमने हमारे इन्वेस्टर्स क्लाइंट्स को भी रेकमेंड किया है। तो काफी अच्छा लग रहा है 361 वेल्थ। हर लेवल पे ये बाय करना हमें लग रहा है कि बहुत ही बेहतरीन अपसाइड हमें देखने मिल सकता है। तो यस, बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाइए एंड जस्ट गो ऑन राइडिंग दी स्टॉक्स। बिल्कुल, पूरा का पूरा स्पेस ही बजिंग है। सीडीएसएल आप देखिए, या फिर बीएसई, एमसीएक्स, एंजल वन, के फिनटेक, कैम्प्स, मतलब कि एक्सचेंज हो या फिर ब्रोकर्स हों, डिपॉजिटरीज हों, रजिस्ट्रार्स हों, हर तरफ तेज़ी है और ये तेज़ी आगे बनी रहेगी। हम चौतरफा एक्सपर्ट्स के यही व्यू निकल के आ रहे हैं। तो अगर आपके पास है पोजिशनल व्यू अगर है तो भी दिक्कत नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और पैसे यहाँ से बनते हुए ज़रूर दिखाई देंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने खास सेगमेंट की तरफ से और आपको ऑप्शन का एक शानदार ट्रेड बताते हैं ऑप्शंस के चैंपियन के जरिए। यस सिक्योरिटीज के लक्ष्मीकांत शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मीकांत जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए कौन सा शेयर आपके रडार पर आया है और आपने कौन से स्ट्राइक की ऑप्शन चुनी है? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। तो आज के ऑप्शन चैंपियन में हम HAL का जो 5050 का कॉल ऑप्शन है वो रिकमेंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और HAL में 20 DMA के अच्छे सपोर्ट नजर आ रहे हैं, जहाँ से वो कई बार रिबाउंड हो चुका है। तो ओवरऑल ये स्टॉक स्ट्रेंथ दिखाता हुआ लग रहा है। तो करंटली इसे हमें 175-180 के आसपास इसके प्राइजेस अभी चल रहे हैं 5050 के कॉल ऑप्शन के। तो वहाँ से हमें बाय करके चलना चाहिए। इसमें जो टारगेट निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 255 का और जो स्टॉप लॉस हमें रखना है वो रखना है 150 का। तो ओवरऑल जो रिस्क है इस कॉल में वो 5250 का है और टारगेट अचीव होते हैं तो जो मैक्सिमम रिवॉर्ड निकल कर आ रहा है वो 10500 का है। ठीक है, बढ़िया है। वैसे भी डिफेंस का पूरा खेमा बजिंग है और कोचिन शिपयार्ड में तो यार खैर कमाल ही हो रहा है। आज 10% से ज़्यादा की तेज़ी है। लेकिन HAL 5050 वाली कॉल खरीदनी है आपको 180 से 190 रुपये की रेंज में। लक्ष्य 255 का, स्टॉप लॉस 150 का, अधिकतम मुनाफा 10,500 का और अधिकतम नुकसान होगा 5,250 का, यानी कि सीधे सीधे आधा रिस्क रिवॉर्ड रेशो के लिहाज से आप ठीक है। लेकिन ऑप्शंस में ट्रेड करते वक्त हमेशा अपने स्टॉप लॉसेस वगैरह को बहुत ही सावधानी से उसका पालन करें। अदरवाइज होता यह है कि अगर आप वित्तीय अनुशासन को पालन नहीं करते हैं तो फिर आपको नुकसान होता है। 10 में से 9 लोग नुकसान कर बैठते हैं और औसतन जो नुकसान होता है वो होता है 50,000 रुपये का। तो ये ध्यान में रखिए, ज़रूर आप ट्रेड कीजिए। लक्ष्मीकांत जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। आज बाजार में थोड़ी सी तेज़ी बढ़ी है लोअर लेवल से और निफ्टी में जो बढ़त हो गई है 145 अंकों के आसपास की हो गई है, 24,750 के भी ऊपर है। और निफ्टी बैंक की बात करें जो लाल निशान में आ गया था, थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी गर्मी आई है लोअर लेवल से, 80 अंकों के आसपास की हल्की सी तेज़ी है। ब्रॉडर मार्केट का मूड आज ठीक है। मतलब इंडेक्स का अगर आप मुकाबले तुलना करेंगे तो निफ्टी स्मॉल कैप में करीब 1% के आसपास की तेजी है, मिड कैप देखेंगे करीब आधे % के आसपास की बढ़त पर वहां पर कारोबार होता हुआ दिख रहा है। आज के जो स्टार परफॉर्मर्स हैं वो निश्चित तौर पर रियल एस्टेट हैं, डिफेंस हैं और इसके अलावा एक सेगमेंट जो है वो है फार्मा का। डॉक्टर रेड्डीज निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल है। एक और शेयर है फार्मा में, ग्लेनमार्क का शेयर स्टॉक जरा लेकर आइए स्क्रीन पर और इस पर कुणाल जी आपसे व्यू जानना चाहेंगे। अच्छी तेजी ग्लेनमार्क में बनी है। कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि इनकी एक ड्रग है माइलोमा के ड्रग को फेज 1 ट्रायल में बड़े अच्छे रिजल्ट मिले हैं, उसके बाद ये शेयर चलना शुरू हुआ था और अच्छी रफ्तार है। मतलब अगर पिछले 3-4 सत्र को देखेंगे तो 200 रुपये जोड़ लिए हैं ग्लेनमार्क ने। और चलेगा या फिर थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए इसमें? आई थिंक मोमेंटम बिल्डअप होना स्टार्ट अभी हुआ है स्टॉक में। इनफैक्ट ये जो सप्लाई जोन था स्टॉक का 1550-1560 के आसपास वो आज निकाला है, उसके ऊपर क्लोजिंग दे रहा है। तो मुझे लग रहा है मोमेंटम काफी स्ट्रांग रहेगा फार्मा एज स्पेस में। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो इमीडिएट अपसाइड के टारगेट दिखाई दे रहे हैं वो है 1640 से लेके 1660 तक के। सो डेफिनेटली लॉन्ग करके ही चलना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी लॉन्ग होल्ड कर रहे हो तो कंटिन्यू करें होल्ड करना।
स्ट्रेच पोजीशंस भी आप ले सकते हो। जो डाउन साइड पे अभी सपोर्ट है वो है 1520 का। ठीक है, ग्लेनमार्क को लेकर ये व्यू 1585 रुपए के आसपास का भाव है। नीरव जी, कल अब पॉलिसी पर पूरा का पूरा फोकस शिफ्ट हो चुका है ऑलरेडी, और हम देख रहे हैं कि शेयरों में गर्मी आ ही रही है। 4.5% तो सब लोग मान के चल रहे हैं कि इतना आएगा ही आएगा रेट कट, और उसके पहले ही हम देख रहे हैं कि शेयरों में मूव आ रहा है। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि नहीं, कहते हैं ना कि बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज। रियल एस्टेट में अच्छी खासी तेजी है, और अभी स्ट्रेंथ आपको दिख रही है पॉलिसी के बाद भी, या फिर ये सिनेरियो हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, आई कंप्लीटली बाय योर पॉइंट। देखिए, हमने 15-17 दिन पहले एक रियल एस्टेट का एक बास्केट रिलीज किया था, जिसमें 4 रियल एस्टेट स्टॉक्स थे, गोदरेज प्रॉपर्टीज, शोभा, डीएलएफ एंड देयर वाज वन मोर। इनफैक्ट हमारे टेक्निकल टीम ने ये रिलीज किया था, और आज एक दिन पहले, मतलब आरबीआई की पॉलिसी कल है और आज तक 17 दिनों में हमें 10% ओवरऑल ऑन द बास्केट मिल रहा है। तो हमने हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड किया है कि आप कंप्लीटली प्रॉफिट बुक कर लीजिए। तो जैसे आपने बताया, बिल्कुल सही बात है कि इन केस 25 बिप्स, जो पूरी दुनिया को पता है कि शायद ये होने ही वाला है रेट कट, तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी अमंग वेरियस सेक्टर्स वी कैन सी दैट इज नॉट अनअवॉइडेबल। तो राय यही रहेगी कि थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट घर पे लेके जाना बहुत जरूरी होता है। एंड देन वी विल सी कमेंट्री कैसी है आरबीआई की, क्या विजन है फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव और फ्रॉम अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव, एंड कमेंट्री कैसी रहेगी। तो उस हिसाब से पैसा भी एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में अपने आप रोटेट होता ही होगा। सो वी विल कम टू नो व्हाट वी विल सी एंड हाउ थिंग्स शेप अप। सो डेफिनेटली थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग बहुत जरूरी है। इनफैक्ट डिफेंस स्पेस जो है, वहां पे भी हमने एक बहुत ही अच्छी खासी तेजी देख ली, तो उसमें भी हमने कोचिन शिपयार्ड, जीआरएससी, ये सारे स्टॉक्स में प्रॉफिट बुक करने का सिग्नल दे दिया है हमारे इन्वेस्टर्स को। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप पीरियोडिक प्रॉफिट बुकिंग, एंड देन वी विल सी कि कैसे शेप अप होता है मार्केट का रुख। 25,000 पे जो बार बार हम एक रेजिस्टेंस देख रहे हैं, कहीं वो निकल के 25,200, 25,500 की तरफ हम बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। सो कुछ सेक्टर्स हैं जो हमें अभी भी लग रहा है कि जैसे एनबीएफसीज है, पीएसयू बैंक है, जहां पे हम अभी भी हमारे क्लाइंट्स को बने रहने के लिए बोल रहे हैं, बिकॉज हमें लग रहा है कि एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे स्टॉक्स में अभी भी मोमेंटम देखने मिल सकता है। एनबीएफसी स्पेस में चोलामंडलम फाइनेंस है, श्रीराम फाइनेंस है, बजाज फाइनेंस है, ये सब हमें अभी भी अच्छे लग रहे हैं। इनफैक्ट रेट कट्स के बाद हमें लग रहा है कि इसमें थोड़ा मोमेंटम देखने मिलेगा। तो क्लियरली एक सेक्टोरल शिफ्ट हमें देखने मिल सकता है। तो प्रॉफिट बुकिंग भी जरूरी है, एंड शिफ्टिंग टू वेरियस अदर सेक्टर्स भी जरूरी है। ऑफ कोर्स रेट सेंसिटिव स्टॉक्स पे जो है नीरव की एक्सक्लूसिव व्यूज़ आए हैं। ऑफ कोर्स एनबीएफसीज पे भी नज़र रहेगी, और एसबीआई, बजाज फाइन जैसे स्टॉक्स पे भी जो है फोकस रहेगा। लेकिन कुणाल, स्टॉक है केमिकल स्पेस, ऑफ कोर्स केमिकल स्पेस वॉलेटाइल रहता है, ये पूरी रैली में कुछ पार्टिसिपेशन उतना नहीं। लेकिन एसआरएफ को देखिए, लगभग 7 दिन का चार्ट लाइए, 9% ऊपर है। आज भी 2% की जो है स्ट्रेंथ एसआरएफ में देखने मिल रही है, और सेलेक्ट केमिकल्स में जो है ऑफ कोर्स चर्न देखने मिला, लेकिन बाइंग आ रही है। पोजिशनल लेवल्स भी देखें तो यहाँ पे एक अच्छी मोमेंटम आई है। कुणाल, एसआरएफ का टेक्निकल सेटअप कैसा लग रहा है? यहाँ से लगता है कि एक और रैली 3150 लेवल्स के ऊपर से स्टार्ट हो सकती है। बहुत दिन से जो है एसआरएफ में जो है आप देख रहे थे मिक्स सेट ऑफ नंबर्स 2-3 क्वार्टर से आ रहे थे, बट अब आपको लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा जो है स्पेशलिटी केमिकल का जो सेगमेंट है ये जो लिफ्ट अप हो सकता है, या एक क्वार्टर के लिए और वेट करें? आई थिंक जहाँ तक एसआरएफ की बात है, तो मुझे लग रहा है कि टेक्निकल सेटअप काफी अच्छा है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे, जो अक्टूबर लास्ट ईयर से हमें फॉल मिला था मार्च तक का, वो एंटायर फॉल में आप देखोगे तो एसआरएफ में हार्डली कुछ करेक्शन आया था। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ क्लियर कट विजिबल थी, और जब मार्केट्स वापस रिकवर करते हैं तो यही स्टॉक्स रहते हैं जो मार्केट के लीडर बन जाते हैं। सो कहीं ना कहीं एसआरएफ में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। मुझे लग रहा है सेटअप काफी अच्छा है। आप लॉन्ग टर्म चार्ट भी देख लीजिए, तो एक रेंज कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट था, और वो ब्रेकआउट का भी फॉलो अप एक्शन मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है ये मोमेंटम कंटिन्यू रहना चाहिए एसआरएफ में। तो हायर लेवल्स पे मुझे लगता है शॉर्ट टर्म बेसिस पे 3230 से लेके 3300 तक के टारगेट्स आ सकते हैं एसआरएफ। 3230 से 3300 लेवल्स तक जो है टारगेट रख सकते हैं। बिल्ड जो है अच्छा मोमेंटम एसआरएफ का देखने में मिल रहा है।
नीरव, एग्रोकेमिकल स्पेस की भी बात कर लेते हैं, केमिकल की बात की, लेकिन एग्रोकेमिकल स्पेस में जो है ज़्यादा अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है। कल ऑफ कोर्स पीआई इंडस्ट्रीज़ में एक अच्छी मोमेंटम देखने मिली थी। उनके जो क्लाइंट है कुमाई या उनके जो पीयर है कहेंगे, दोनों ने जो है एक अच्छी गाइडेंस दी थी। तो पीआई इंडस्ट्रीज़ ऑफ कोर्स आज मुनाफा वसूली देखने मिल रहा है, बट ओवरऑल आप एक बार यूपीएल का भी चार्ट लाएं तो यहाँ पे नीरव ऑफ कोर्स एग्रोकेमिकल स्पेस में जो है डोमेस्टिक फेसिंग हो या ग्लोबल एक्सपोर्ट फेसिंग हो, इन दोनों में से कौन सा सेगमेंट आपको लगता है अच्छा करेगा फंडामेंटली? देखिए, जैसे मैं अभी बता रहा था कि थोड़ा सेक्टोरल रोटेशन हमें देखने मिल सकता है, तो हमें लग रहा है कि ओवरऑल केमिकल्स एज अ स्पेस, एग्रोकेमिकल्स एज अ स्पेस, यहाँ पे भी पैसा थोड़ा मूव होगा, बिकॉज यूजुअली हम देखते हैं कि जैसे ही मानसून शुरू होता है तो ये सारे स्पेस में कुछ मोमेंटम बिल्टअप शुरू हो जाता है। इनफैक्ट देयर आर कपल ऑफ स्टॉक्स लाइक पीआई इंडस्ट्रीज, कोरोमंडल इंटरनेशनल फॉर दैट मैटर, यूपीएल है, ये सारे स्टॉक्स पे डेफिनेटली नजर रहनी चाहिए। पीआई इंडस्ट्रीज आज थोड़ा सुस्त है, बट ओवरऑल हमें लग रहा है कि बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपना कर शायद 4250 4300 के आंकड़े हमें देखने मिल सकते हैं आने वाले समय में। इनफैक्ट कोरोमंडल इंटरनेशनल ने भी एक पिछले 3 से 4 महीनों में एक बहुत ही बेहतरीन रैली दिखाई है, बट थोड़ा बहुत कंसोलिडेट हो रहा है। बट अगेन हमें लग रहा है कि इट विल अगेन पिक अप एंड इट विल मूव टुवर्ड्स 2500 ऑड लेवल्स इवेंचुअली इन नेक्स्ट 1 और 2 मंथ्स। तो ये सारा स्पेस हमें अच्छे लग रहे हैं। इनफैक्ट कुछ फर्टिलाइजर स्टॉक्स है जहां पे हमारा फोकस है। अगेन फ्रॉम अ शॉर्ट टू मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव, 1 से 3 महीने का अगर व्यू है तो चंबल फर्टिलाइजर एक बहुत ही अच्छी तरह से करेक्ट हो चुका है। आरसीएफ हमें लग रहा है कि 20-25 रुपए का एक अच्छा मूव एक आध महीने में हमें दिखा सकता है। इसके अलावा और एक टाटा केमिकल्स फ्रॉम द केमिकल स्पेस हमें लग रहा है कि शायद 50 to 100 रुपीज का एक जंप हमें आने वाले वीक्स में दिखा सकता है। तो यस, डेफिनेटली जैसे मैं पहले ही बता रहा था कि एक सेक्टोरल रोटेशन हमें देखने मिल सकता है, तो ये सारे सेक्टर्स एंड ये सारे स्टॉक्स पे डेफिनेटली नजर रखनी चाहिए। मूव जो है हो रहा है यहाँ पे स्टॉक पिकर्स मार्केट रहेगा। अगर आप केमिकल्स की बात करें तो कहीं पे चाइना का पकड़ है, कहीं चाइना का पकड़ नहीं है, कहीं पे डिमांड का पकड़ है, कहीं मॉलिक्यूल्स का पकड़ है या कहीं मार्जिन्स का पकड़ है। तो ऑफकोर्स बहुत सारे मूविंग फैक्टर्स हैं। लेकिन अब चलिए, लक्ष्मीकांत शुक्ला जुड़ रहे हैं हमारे साथ। गुड आफ्टरनून लक्ष्मीकांत जी। लक्ष्मीकांत जी, आपके कॉल्स हम लेने वाले, लेकिन एक छोटा सा जल्द से ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल, और मार्केट में तो अच्छा खासा एक्शन हम देख ही रहे हैं, भरपूर सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच, लेकिन कमोडिटी मार्केट पर भी एक नज़र होनी चाहिए। प्रेशस मेटल्स में चांदी की चाल पर एमसीएक्स चांदी रिकॉर्ड ऊंचाई पर इस वक्त ट्रेड करती हुई 3% की तेज़ी है और करीब 2600 रुपये की तेज़ी इस वक्त आप देख पाएंगे। इनफैक्ट तेज़ी और ज़्यादा बढ़ती हुई 3190 रुपये की तेज़ी के साथ इस वक्त कहाँ हम कहते थे कि लाख टके का सोना हो गया, अब चांदी भी 1,04,000 के पार जाती हुई मजबूती के साथ बुलियन मार्केट में गोल्ड और सिल्वर दोनों में इम्पैक्टफुल कामकाज सेफ हेवन के तौर पर, लेकिन इसका इम्पैक्ट इक्विटी मार्केट पर भी एक बार देखना चाहिए। कुछ और स्टॉक्स रिलेटेड वाइज अगर देखें, हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर और वेदांता, इन तीनों स्टॉक्स पर एक एक्शन आता हुआ जरूर देखने को मिला है। हिंद जिंक के चार्ट्स को स्क्रीन पर लेकर आएंगे। हम देख रहे हैं इस वक्त करीब 4% की तेजी के साथ दिन के उच्चतम स्तर पर यह स्टॉक ट्रेड करता हुआ। हिंदुस्तान कॉपर के चार्ट पर भी एक नज़र होनी चाहिए, यहाँ पर भी गेंस इतने बड़े नहीं हैं। हिंदुस्तान जिंक इस वक्त आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है, और वेदांता के चार्ट्स में भी एक बार नजर डालते हैं। नीरव, आपसे एक राय जानना चाहेंगे। आउट परफॉर्मेंस चांदी में तो है ही, और प्रेशस मेटल्स अच्छा खासा एक्शन दिखा रहे हैं। हिंदुस्तान जिंक के चार्ट पर एक राय दीजिएगा, क्या राय होगी? 4% की तेजी पर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। यस, हिंदुस्तान जिंक हमें अच्छा लग रहा है। ओवरऑल मेटल स्पेस हमें लग रहा है कि शायद शॉर्ट टर्म थोड़ा सा साइडवेज रहे, बिकॉज चाइना का जो पीएमआई डेटा आया है वो 2 ईयर लो पे था। बट हैविंग सेड दैट, इवेंचुअली हमें लग रहा है कि जो Q1 के आंकड़े होंगे एंड इवेंचुअली Q2 के जो आंकड़े होंगे वो बेटर होंगे एज कम्पेयर टू द प्रीवियस क्वार्टर्स। सो ओवरऑल मेटल्स पे हमारा व्यू काफी पॉजिटिव है फ्रॉम अ 1 ईयर पर्सपेक्टिव। हिंदुस्तान जिंक की बात करें तो फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्पेस हमने ये एक हमारे डिविडेंड यील्ड बास्केट में इंट्रोड्यूस किया है रिसेंटली लास्ट वीक, क्योंकि एक अच्छा डिविडेंड गिविंग स्टॉक है। 5 to 6% शायद इसका एक डिविडेंड यील्ड है। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव हमें ओवरऑल मेटल स्पेस भी अच्छा लग रहा है, प्लस डिविडेंड पर्सपेक्टिव से भी ये हमें अच्छा लग रहा है। तो बाय ऑन डिप्स की डेफिनेटली सलाह रहेगी इस पर्टिकुलर स्टॉक को लेकर के। में खरीदारी के मौके 488 के लेवल्स पर करीब 4% की तेजी के साथ गिरावट अगर मिले, एंट्री अपॉर्चुनिटी जरूर ढूंढनी चाहिए।
कोफोर्ज के चार्ट्स पर एक नज़र डालनी चाहिए, क्योंकि कोफोर्ज के चार्ट्स में आज अच्छी एक्शन, करीब 2-2.5% के गेंस हैं। और ये गेंस आज के ही नहीं हैं, पिछले एक महीने के चार्ट्स भी देखेंगे तो स्टॉक जो है छुपा रुस्तम है, कह सकते हैं अनडिस्कवर्ड प्लेयर इन दी मार्केट। करीब 15 से 17% तक के गेंस पिछले एक महीने में स्टॉक ने 20% तक के गेंस दिखाए। लक्ष्मीकांत जी, कोफोर्ज के चार्ट्स एट प्रेजेंट काफ़ी अच्छा एक्शन दिखा रहे हैं और ये 20% तक चल गया है पिछले एक महीने में। कहाँ 1500 के लेवल्स हम देख रहे थे स्टॉक में, 1500 से भी नीचे के, इस वक्त 1766 1767 पर चल रहा है। गुड आफ्टरनून मानसी जी। यहाँ पर हमें कोफोर्ज में वी शेप रिकवरी देखने को मिली थी और फिर उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट भी आज के सत्र में हमें देखने को मिला है। तो ओवरऑल जो सेंटीमेंट है बुलिश साइड के दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर एक बुलिश क्रॉसओवर भी दिखाई दे रहा है 20 और 100 डीएमए के आसपास। सो ओवरऑल स्ट्रेंथ ये दोनों ही की मूविंग एवरेज शो कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि यहाँ पर भी कोफोर्ज में तेजी बनी रहेगी और अभी करंट लेवल से भी स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है। हमें लगता है कि जो इसके पिछले स्विंग आए हैं 1885 तक, वहां तक ये स्टॉक निकल सकता है। तो ओवरऑल स्ट्रेंथ है, बाइंग रिकमेंड किया जा सकता है अराउंड दी लेवल्स ऑफ 1745 टू 755 के आसपास। वहां से बाइंग करके चलना चाहिए और जो स्टॉप लॉस है वो हमें रखना है अराउंड दी लेवल्स ऑफ 1705 और जो अपसाइड के जो टारगेट निकल के आ रहे हैं वो 1885 तक के निकल कर आ रहे हैं। कोफोर्ज को लेकर ये व्यू है, 2.5% के आसपास की तेजी फिलहाल देखने को मिल रही है और ये मिड कैप पार्टी का स्टार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज ना टायर वाले शेयर भी ठीक ठाक दौड़ लगा रहे हैं। सीएट पर आज हमने आपको एक खास रिसर्च दिखाई थी अपने खास सेगमेंट डीप डाइव में। अभिषेक गाव शिंदे हमारे साथ जुड़े थे, हमारे रिसर्च हेड। सीएट 2.5% ऊपर है, लेकिन सीएट से ज़्यादा रफ्तार आज दिख रही है एमआरएफ में, जो कि हेवी वेट है, करीब 1.5 लाख रुपए के आसपास का शेयर है। लेकिन ये शेयर भी करीब 3% ऊपर है। एमआरएफ के 3% ऊपर होने का मतलब करीब 4,000 रुपये ऊपर ये शेयर फिलहाल होगा। जी हाँ, 4,110 रुपये, 3% ऊपर, 1,40,215 का भाव हम देख रहे हैं। लक्ष्मीकांत जी, कोई पिक है आपके टायर स्पेस में? एमआरएफ तो मैं ट्रेड करने के लिए नहीं पूछूंगा आपसे, क्या सीएट में या फिर अपोलो में कहीं मौके खोजना चाहिए? अभी हमने इसके बारे में कुछ दिनों पहले भी बात किया था कि टायर स्टॉक्स में हमें करेक्शन देखने को मिल रहे हैं। हालांकि आज सत्र पे एक बेस फॉर्मेशन सीएट लिमिटेड में बन रहा है, बट जो फ्रेश बाइंग मोमेंटम है वो 3780 के ऊपर ही आएगा। अनटिल अनलेस वहां पे क्लियर ब्रेकआउट नहीं मिलता है तब तक इसको अवॉइड करना चाहिए। और जब अगर 3780 के ऊपर क्लोजिंग होती है देन आफ्टर बाइंग के लिए रिकमेंड किया जा सकता है। उस दौरान जो स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा वो हमें रखना पड़ेगा 3620 का, और जो अपसाइड के टारगेट वो दिखाएगा, फिर दिखा सकता है 4050 तक के फिर टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। वहीं पर अगर हम अपोलो टायर की बात करें तो यहाँ पर भी हमें जो पिछले जो ट्रेंड है वो डाउनवर्ड मूव की तरफ दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आज यहाँ पर 50 डीएमए के पास एक हल्का सा सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। तो 450 का जो सपोर्ट है अगर वो टूटते हैं तो हमें फर्दर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर तो बाइंग अवॉइड ही करने की सलाह रहेगी। अगर ये स्टॉक 450 के नीचे निकलता है तब हमें 435 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं अपोलो टायर में। ठीक है, अपोलो टायर को लेकर ये व्यू, इसको आप अवॉइड कीजिए, बाकी स्पेस में मौके आपके लिए बन सकते हैं। एमआरएफ की मैं रिटेल शेयर होल्डिंग चेक कर रहा था, मेरे मन में ये क्यूरोसिटी थी कि आखिर रिटेल के पास कितना होगा एमआरएफ। बहुत तगड़ी होल्डिंग है, करीब 42% के आसपास रिटेल होल्ड करता है, 1.5 लाख रुपए का शेयर होने के बावजूद भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक इंटरेस्टिंग रिसर्च मानसी के पास है और वो है रियल एस्टेट को लेकर। रियल एस्टेट में आज तेजी हो भी रही है, सामने पॉलिसी खड़ी है तो एक स्वाभाविक सी एक वजह तो है, लेकिन तेजी के और क्या ट्रिगर्स हैं ये जानते हैं। मानसी बताइए, क्या आपने रिसर्च की है और क्या निकला उसमें? अभिषेक, रियल एस्टेट को तो आप भी काफ़ी बारीकी से देखते हैं और रियल एस्टेट सेक्टर की अगर बात करें तो इनफैक्ट अपसाइकल का ट्रेंड जो है वो जारी है और आज के सत्र में रियल एस्टेट सेक्टर ही है जो कि आउट परफॉर्म भी कर रहा है। सुबह से हम देख रहे हैं बड़ी दिग्गज रियल एस्टेट कंपनियां हो चाहे छोटी मझौली कंपनियां, हर तरफ अच्छा एक्शन, निफ्टी रियलिटी इंडेक्स से आउट परफॉर्म
सुबह से जारी है। इसमें ब्रोकरेज हाउसेस और रिसर्च हाउसेस की भी पॉजिटिव रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट जो है उनके टेकअवेज काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बोफा सिक्योरिटीज़ की एक रिपोर्ट की माने तो रेजिडेंशियल रियल एस्टेट सेक्टर में लगातार 5 साल से तेज़ी है और ये तेज़ी जो है बिल्कुल जारी है अब भी। 2025 में प्रॉपर्टी में की एवरेज प्राइस की अगर बात करें तो ये 7 साल की ऊंचाई पर है, यानी कि प्रॉपर्टी की जो एवरेज प्राइस है पिछले 7 सालों में जो नहीं नजर आई उतनी ज़्यादा इस वक्त है। जनवरी से मई तक यानी कि इसी साल की अगर बात करें अब तक प्रॉपर्टी की एवरेज प्राइस 1.59 करोड़ आंकी जा रही है और डिमांड है सप्लाई से ज़्यादा और इसी के चलते लगातार प्रॉपर्टी की कीमतों में इजाफा भी हम देख रहे हैं। और सेगमेंट वाइज अगर आप देखें तो लग्जरी से लेकर अफोर्डेबल से लेकर मिड साइज हर सेगमेंट में इक्वल कंट्रीब्यूशन है, यानी कि मिड साइज खरीदने वाले कंज्यूमर भी है, अफोर्डेबल खरीदने वाले कंज्यूमर्स भी हैं। अभी 2 दिन पहले हम डिस्कस भी कर रहे थे कि सरप्राइजिंगली लग्जरी रेजिडेंशियल रियल एस्टेट को खरीदने वाले कंज्यूमर्स की तादाद भी काफ़ी ज़्यादा है। डेवलपर्स ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि 10 से 15% बुकिंग ग्रोथ की उम्मीद आगे भी देखने को मिलेगी। और एक और रिपोर्ट है एनरॉक की। एनरॉक की रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन 2025 में जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आई है। अगेन जैन टू मई के अगर डेटा पॉइंट्स की बात करें, रिकॉर्ड प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के डेटा आए हैं। 64,641 यूनिट की रजिस्ट्रेशन हुई है, जो कि पिछले साल के इसी ड्यूरेशन की अगर बात करें वहां से 6% की सालाना बढ़त देखने को मिलेगी। और साथ ही सिर्फ और सिर्फ मई के महीने की बात करें, मई 2025 में 11,565 यूनिट की रजिस्ट्रेशन हुई है, जो कि पिछले 7 सालों में दूसरा बड़ा आंकड़ा है। तो क्लियरली रजिस्ट्रेशन के डेटा पॉइंट्स पॉजिटिव हैं और जब रजिस्ट्रेशन हो रही है, प्रॉपर्टी की सेल्स हो रही है, तो राज्य सरकार के रेवेन्यू में भी बढ़त है। 17% की बढ़त देखने को मिली है जनवरी से मई 2025 में लेकर, जो कि इस वक्त की रिकॉर्ड बढ़त गवर्नमेंट रेवेन्यू की राज्य सरकार के रेवेन्यू की बात करें तो देखने को मिली है। लेकिन अभिषेक, एक सवाल ये भी है, डिमांड इतनी ज़्यादा है, रियल एस्टेट में अपसाइकिल का ट्रेंड है, लेकिन आई थिंक इन्वेंट्री बिल्टअप का कंसर्न जो है वो अब भी बरकरार है। इस पर शायद आप ज़्यादा बारीकी से फोकस कर रहे हैं। बिल्कुल मानसी, आज इसी पर हम फोकस करने जा रहे हैं। हमारा जो शो है स्वदेश स्मार्ट शहर 3:30 बजे, उसमें इस पर चर्चा करेंगे कि इन्वेंटरी बिल्डअप हो रही है। और देखिए क्या है ना कि अब इतने सारे सेगमेंट हो गए हैं। पहले 2-3 सेगमेंट होते थे कि या तो एक मिड सेगमेंट होता था, या एक अफोर्डेबल हो गया, या फिर एक लग्जरी हो गया। आज मतलब कैटेगरीज बहुत सारी हैं कि आपके घर शुरू हो जाते हैं 20 लाख से लेकर 200 करोड़ तक के घर होते हैं। और मुंबई में हो सकता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो इन्वेंट्री के बिल्डअप की, तो उसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं ये खास शो में। दर्शकों से गुजारिश होगी कि आप इसको ज़रूर देखिए और इसमें प्रॉपर्टी रिलेटेड तमाम जो खबरें हफ्ते भर में आती हैं और कहाँ पर नए लॉन्चेस हो रहे हैं, चाहे दिल्ली एनसीआर की बात हो, बेंगलोर की बात हो, चाहे मुंबई की बात हो, लखनऊ की बात हो, हर जगह की चीज़ों को, रियल एस्टेट की खबरों को हम कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। तो प्राइस की बात होती है, ट्रेंड की बात होती है, डिमांड की बात होती है और आपके लिए बेहतर इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन कहाँ पर इमर्ज हो रहे हैं, इसकी हम बातचीत करते हैं। तो आज 3:30 बजे इस पर ज़रूर चर्चा करेंगे मानसी। लेकिन ये चीज़ ज़रूर है, अप साइकिल देखिए, पिछले हमने 5-6 साल 7 साल का अप साइकिल देखा रियल एस्टेट में, और अब दिल्ली एनसीआर में कम से कम ये लग रहा है ना कि प्राइस स्टेबिलिटी आ गई है। अब मतलब अगर कोई इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहा है रियल एस्टेट, तो एक बार फिर से अपने किसी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट से या फिर किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से मिलकर उससे पूछताछ करके इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। हाँ, अगर रहने के लिए अगर लेना है, एक्चुअल होम बायर अगर आप हैं अपनी नीड के लिए, तब तो कोई बात नहीं है। लेकिन आज क्या हमारे एक और स्पेशल चर्चा होगी इसमें हमारे शो में कि मॉनसून सेल या खेल। मॉनसून में सेल थोड़ी सी डिप करती है, कहाँ पर आपके लिए मौके हैं, बाइंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए घर की, अगर आपको अपने लिए खरीदना है, या फिर थोड़ा वेट कर लेना चाहिए, इस पर विस्तार से आज हम चर्चा करने वाले हैं। 3:30 बजे मानसी ये चर्चा होगी। स्वदेश स्मार्ट शहर, इस पर रियल एस्टेट से जुड़ी सारे अहम पहलुओं पर चर्चा होगी और इस खास पेशकश को देखना बिल्कुल ना भूलें। रियल एस्टेट में अपसाइकिल का ट्रेंड है और इस ट्रेंड को डीप डाइव कर रहा सारे के सारे अहम पहलू आपके सामने रखने की कोशिश ज़रूर हम करेंगे। लेकिन जहां रियल एस्टेट सेक्टर में अपसाइकिल है, ऑटो सेक्टर में आज हम देख रहे हैं कि कंफर्ट जो है बिल्टअप नहीं हो पा रहा है। पिछले दिनों ऑटो बिक्री के आंकड़े आए जो कि अच्छे थे, बावजूद इसके आज ऑटो सेक्टर में कमजोरी का रुझान देखने को मिला है। निफ्टी ऑटो इंडेक्स लाल निशान के साथ ट्रेड करता हुआ, ऑटो और ऑटो एंसिलरी की चाल अगर एक एक कर देखेंगे तो वहां पर भी स्टॉक्स में इम्पैक्ट है और इस इम्पैक्ट के पीछे की एक वजह भी है, एक रिसर्च भी है जो कि आपके सामने हम लेकर आएंगे।
चाइना की तरफ से कंसर्न आता हुआ इस वक्त देखने को मिला है। रेयर अर्थ मैग्नेट पर चीन का कंट्रोल जो है वो बढ़ता हुआ, और ईवी के लिए रेयर अर्थ मैग्नेट जो है वो बेहद बेहद ज़रूरी होते हैं। ऑटो सेक्टर पर हमारे एक्सपर्ट से व्यू लेंगे, लेकिन ऑटो सेक्टर में आज गिरावट के पीछे की एक वजह ये भी है, और इस वजह से जुड़े हुए रेयर अर्थ मेटल्स क्या हैं और इसके मायने क्या हैं, और अगर यहाँ चाइना पूरा कंट्रोल ले रही है तो किस तरह कंसर्न हो रहे हैं ऑटो क्षेत्र के लिए, समझते हैं एक बार सृष्टि से। सृष्टि, सारी डिटेल्स बताएं। जी हाँ, तो ऑटो सेक्टर के लिए एक नई दिक्कत साबित आती हुई दिख रही है, जहां पर चीन कर सकता है ऑटो इंडस्ट्री का चक्का जाम। और इस मैटर को लेकर ना ही सिर्फ भारतीय ऑटो OEMs यानी भारतीय कंपनी परेशान है, बल्कि ग्लोबल यानी दिग्गज कंपनियों को भी इसके चलते चिंता हो रही है। अब आपको बताते हैं पूरा मुद्दा क्या है। तो चीन से आने वाले जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स हैं, उनके इंपोर्ट पर कई सारी दिक्कतें सामने आ रही हैं, कई सारे रेगुलेशंस लगा दिए हैं चीन ने। वो कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से ऑटो इंडस्ट्री को कंट्रोल किया जाए। अब चीन का ये कहना है कि अगर आपको कोई भी इंपोर्ट करना है ऐसे रेयर अर्थ मिनरल्स का, तो आपको और भी सर्टिफिकेशंस लाने पड़ेंगे। ये बताना पड़ेगा कि इनका जो यूज़ है वो आप कहाँ कर रहे हैं, और ये भी बताना पड़ेगा कि आप मिलिट्री के पर्पस से इसका यूज़ नहीं कर रहे हैं। ये कुछ कंप्लाइंसेस जो हैं भारतीय कंपनियों के लिए लगे हैं। पर उससे पहले आपको बताते हैं कि क्या है ये पूरा मैटर और क्यों इतनी निर्भरता है चीन पर, ना ही सिर्फ इंडियन कंपनीज की बल्कि ग्लोबल कंपनीज की भी। तो चीन जो है रेयर अर्थ मैग्नेट्स का एक बड़ा एक्सपोर्टर है, क्योंकि वो 70% पूरे वर्ल्ड के जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स को रॉक से यानी पत्थर से निकालने का जो जिम्मा है, वो 70% ये एक्सट्रैक्शन चीन में होता है, और उस एक्सट्रैक्शन के बाद 90% प्रोडक्शन यानी उत्पादन जो है चीन में ही होता है। और ये जो मैग्नेट्स हैं ये पूरे वर्ल्ड में जो है सप्लाई होते हैं, जिनका यूज़ ऑटो इंडस्ट्री में काफ़ी क्रिटिकल रूप से माना जाता है। अब जो है इन जब चीज़ों पे रिस्ट्रिक्शन लगी तो कंपनीज को दिक्कत भी आने लगी। पर क्यों है ये रेयर अर्थ मैग्नेट्स इतने इंपॉर्टेंट ऑटो इंडस्ट्री के लिए, इसके बारे में आपको बताएंगे। तो ये जो मैग्नेट्स हैं सबसे ज़्यादा ईवीज में यूज़ होते हैं, क्योंकि ईवीज को ज़्यादा फोर्स देने के लिए, हाई स्पीड में लाने के लिए ये मैग्नेट्स का यूज़ होता है। जहाँ पर 3 किलो जो है रेयर अर्थ मैग्नेट्स एक ईवी में यूज़ होते हैं, बल्कि इसके बजाय कोई आइस व्हीकल लेंगे तो उसमें मात्र 100 ग्राम ही इसका यूज़ होता है। ना ही सिर्फ ईवी मोटर के लिए, बल्कि आपके अलग ऑटो कॉम्पोनेंट्स जैसे कि वाइपर्स हो गए या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, टच स्क्रीन, सभी में इसका यूज़ होता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर ये छोटे पार्टिकल्स बहुत छोटी मात्रा में यूज़ होते हैं, अगर इस पे रिस्ट्रिक्शंस लग जाए तो पूरे प्रोडक्शन यानी पूरे टेक्नोलॉजी पर जो है प्रोडक्शन कैसे होगा, ये चिंता सामने आ रही है। तो पूरे मुद्दे के बाद जो है अब कंपनीज भी इसके बारे में वोकल हो गई हैं। कई सारी इंडियन दिग्गज कंपनीज ने बताया है, जिसमें आप बजाज ऑटो को ले लीजिए, उन्होंने बोला है कि ईवीज में लेकर ये दिक्कतें ज़रूर आ रही हैं और जुलाई तक अगर ये चीज़ें ठीक नहीं हुई तो प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। टीवीएस मोटर्स का भी ये कहना है कि ईवीज में ग्रोथ तो हो रही है पर मैग्नेट एक बहुत बड़ा इशू साबित हो रहा है। वहीं मारुति सुजुकी या टाटा मोटर्स अभी भी कह रहे हैं कि इतनी खराब स्थिति नहीं है, पर एमएनएम ने इंटरव्यू में ज़रूर बताया है कि अभी 2 महीने तक जो है वो कहीं ना कहीं क्लियर है कि उनके पास प्रोडक्शन हो सकता है, बट उसके बाद जो है शायद दिक्कतें आए। तो सरकार, कंपनीज सभी इस मुद्दे पर जुड़ी हुई हैं। पर जी हाँ, ये रेयर अर्थ मैग्नेट्स के चलते ऑटो इंडस्ट्री को बड़ी दिक्कतें ज़रूर साबित हो रही हैं। शुक्रिया सृष्टि। रेयर अर्थ मैग्नेट जो कि ईवी के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं, दिक्कत तो है और ऑटो सेक्टर में नज़र भी आ रही है। लक्ष्मीकांत जी, क्विकली आपसे ऑटो सेक्टर पर एक टेक जानना चाहेंगे। जी हाँ मानसी जी, इसका सीधा इम्पैक्ट हल्का सा निफ्टी ऑटो इंडेक्स पे भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कई दिनों से निफ्टी ऑटो इंडेक्स अपने 200 डीएमए लेवल के पास ही ट्रेड कर रहा है, और वहां पर हमें एक मल्टीपल बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जब तक निफ्टी ऑटो इंडेक्स 23,800 के नीचे सस्टेन करता है, तब तक इसमें बेरिशनेस ही शो कर रहा है ये इंडेक्स। तो ओवरऑल जो सेंटीमेंट है थोड़े से साइडवेज टू बेरिश साइड ही है, और जो इनिशियल सपोर्ट नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है 23,000 के आसपास। उसके नीचे अगर और निफ्टी ऑटो इंडेक्स फिसलता है तो फर्दर प्रॉफिट बुकिंग हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। चलिए, तो ऑटो सेक्टर पर ये एक टेक और रिसर्च क्यों आज ऑटो सेक्टर में कमजोरी का रुख नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। यूं गए और यूं आए, आप बने रहें।
स्वागत है आपका क्लोजिंग कॉल पे। एंड ऑफ कोर्स BTST STBT ट्रेड्स है उस पर नज़र डालेंगे। लक्ष्मीकांत जी, आज कोई STBT BTST ट्रेड बन रहा है? यहाँ शरद जी, मुझे BTST के लिए इंडिया मार्ट काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मुझे असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है करंट लेवल्स पे। पर आज ही इसने अपने जो 200 DMA लेवल है उनको भी रिक्लेम किया हुआ है। सो ओवरऑल स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है, तो करंट लेवल्स पे हम बाय करके चल सकते हैं। इसमें जो हमारे जो टारगेट निकल कर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2700 के, और हमें 2290 का स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है इंडिया मार्ट में। सो इंडिया मार्ट में तेजी करने की ही सलाह रहेगी, और अपसाइड के जो टारगेट है वो 2700 तक के आते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरा जो स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है वो स्टील सेक्टर से है, जिंदल स्टेनलेस स्टील। तो यहाँ पर हमें एक ब्रेकआउट का एक्सपेक्टेशन है। अब 675 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो हमें फर्दर ब्रेकआउट देखने को मिल सकते हैं इस स्टॉक में, और जो अपसाइड के मोमेंटम है वो आने वाले समय पे देखने को मिलेंगे। RSI में भी पॉजिटिव क्रॉसओवर दिख रहा है। सो ओवरऑल स्ट्रेंथ आता हुआ दिखाई दे रहा है जिंदल स्टेनलेस स्टील में। सो इसको भी हम करंट लेवल्स पे बाय करके चल सकते हैं। यहाँ पर जो हमें स्टॉप लॉस रखना है वो 650 का रखना है, और जो अपसाइड के जो टारगेट दिखाई दे रहे हैं वो 690 तक के दिखाई दे रहे हैं। इंडिया मार्ट और जिंदल स्टेनलेस, यही दो स्टॉक्स है जहाँ पे BTST के ट्रेड्स है लक्ष्मीकांत जी से। नीरव जी, ऑफ कोर्स फार्मा पैक में जो है, माफ़ करिएगा फार्मा नहीं, लिकर शेयर्स को नज़र डालते हैं, खास करके यूनाइटेड स्पिरिट्स का चार्ट लाइए। ऑफ कोर्स आज बहुत सारे लिकर स्टॉक्स में जो है बाइंग मोमेंटम भी देखने मिल रही थी। एंड ऑफ कोर्स यूनाइटेड स्पिरिट्स को एक बार स्क्रीन पे लाएं। यहाँ पे देखें तो स्टॉक जो है पूरे हफ्ते लगभग 6% ऊपर है, और आज के दिन के ट्रेड में भी देखें तो टुवर्ड्स द डेज हाई पे 1.6% ऊपर है। 1600 के ऊपर जो है करेंटली आप कह सकते हैं मोमेंटम आ रही है। स्पिरिट स्टॉक्स में तेज़ी देखने मिल रही है, ये क्या रब ऑफ इफेक्ट आ रहा है कि अब कंजम्पशन स्टॉक्स में भी तेज़ी आ सकती है? जिस तरह ब्याज दर कट रहे हैं, कंजम्पशन नंबर्स मैक्रो के अच्छे आ रहे हैं, और इंटरेस्टिंगली मैं बता दूं कि एक लैग होता है FMCG स्टॉक्स के बाद जो डिस्क्रिशनरी स्टॉक्स चलते हैं। तो यहाँ पे क्या लगता है कि एक मोमेंटम आ रहा है लिकर स्टॉक्स में? नीरव, देखिए ओवरऑल जो माहौल बन रहा है वो काफी अच्छा बन रहा है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि रेट कट्स आर ऑन द वे, मॉनसून शुड बी बेटर दिस ईयर। 105% की ओवरऑल एक आंकड़े हमने देखे हैं कि इस बार अच्छा खासा मॉनसून होगा। तो ओवरऑल लग रहा है कि जो अर्बन कंजम्पशन है वो वहां पे एक अपटिक देखने मिले एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर। सो ऑन दैट फ्रंट ओनली आज हमने एक कंजम्पशन ओरिएंटेड बास्केट रिलीज की है जहां पे 10 स्टॉक्स हैं। इन स्टॉक्स में एक यूनाइटेड स्पिरिट्स भी है। तो हमें अच्छा लग रहा है कि आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ऑन लाइव ऑन द टीवी राइट नाउ। तो ओवरऑल मॉनसून का माहौल भी शुरू हो चुका है, तो जो कंज्यूमर का प्रेफरेंस होता है टुवर्ड्स हार्ड लिकर वो भी थोड़ा बढ़ जाता है। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव हमें लग रहा है कि एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने मिल सकता है इस पर्टिकुलर स्टॉक में, एंड करीबन 200 से 250 पॉइंट की एक अच्छी रैली आने वाले महीनों में हमें इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखने मिल सकती है। सो यस, ओवरऑल कंज्यूमर स्टॉक्स हमें लग रहा है कि especially on the discretionary side should do very well over the next 6 months। तो ये बास्केट हमने क्लियरली 1 year पॉइंट ऑफ व्यू से रिलीज की है, जहां पे 10 डिफरेंट स्टॉक्स वी हैव चोजन। ऑलराइट, तो चलिए यूनाइटेड स्पिरिट्स पर ये एक राय, कंजम्पशन थीम पर ये एक टेक और फंडामेंटल नज़रिया जो कि बेहद इम्पॉर्टेंट, आई कैचिंग इनफैक्ट। कल के इंपॉर्टेंट इवेंट्स और ट्रिगर्स की अगर बात करें, एक तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 3 दिवसीय बैठक का तीसरा दिन और RBI की क्रेडिट पॉलिसी इंटरेस्ट रेट डिसीजन सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट कल के लिए। ग्लोबल फ्रंट पर US नॉन फार्म पेरोल के डेटा, कंज्यूमर क्रेडिट डेटा, यूरोजोन में रिटेल सेल्स और GDP के डेटा, और जापान के हाउस होल्ड स्पेंडिंग डेटा। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जिस पर नज़र रखनी होगी ग्लोबली और डोमेस्टिकली। अगर देखेंगे ट्रिगर्स और इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन के लिहाज से कल का दिन इंपॉर्टेंट होने वाला है, और क्रेडिट पॉलिसी पर लगातार हम कवरेज कर आपको ड्यूरिंग द एंटायर सेशन बताते रहेंगे पॉलिसी रिलेटेड सेक्टर्स में और बाजार में किस तरह का इम्पैक्ट इस वक्त डेवलप हो रहा है। लेकिन कुछ और ब्रेकआउट स्टॉक्स की बात कर लेते हैं, और इस वक्त अगर आप देखेंगे MCX के चार्ट्स में एक्सचेंज एंसिलरी स्टॉक्स ही हैं जहां पर लगातार हम अच्छा खासा एक्शन देख रहे हैं। लेकिन ताज़ा ब्रेकआउट जो है MCX के चार्ट्स में इस वक्त देखने को मिला है, और ऑल टाइम हाई हिट करता हुआ स्टॉक और 7088 के लेवल्स पर करीब 3% की तेज़ी पर यह स्टॉक ट्रेड करता हुआ। लक्ष्मीकांत जी, एक टेक आपसे जानना चाहेंगे, एट दिस पॉइंट मजबूती है, दिन के उच्चतम स्तर पर 200 अंकों की 3% की तेज़ी है स्टॉक में।
जी, यहाँ पर अभी एमसीएक्स ने जो इसके पिछले साल के स्विंग हाई थे अराउंड द लेवल्स ऑफ 7048, उसके ऊपर का एक बहुत बढ़िया भी स्टॉक क्लोजिंग देने जा रहा है। सो ओवरऑल स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है डेली के चार्ट्स पर प्लस वीकली के चार्ट्स पर भी। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी यहाँ पर तेजी बनी रह सकती है। अभी यहाँ पर जो नेक्स्ट अपसाइड के जो लेवल्स हैं, मुझे लगता है कि अब अनचार्टेड टेरिटरी के हैं। जो नेक्स्ट पीवट पॉइंट नजर आ रहा है वो 7250 7280 के आसपास आ रहे हैं। तो अगर ये अपने इमीडिएट स्विंग लो को पकड़ के रखता है जो कि दिखाई दे रहा है 6890 के आसपास, तो फिर हमें यहाँ पर 7250 से लेकर 7280 तक के भी अपसाइड के मूव देखने को मिल सकते हैं। जिनके पास पहले से वो ट्रेल करें स्टॉप लॉस को अराउंड द लेवल्स ऑफ 6890, और जब तक इसको होल्ड रखता है तब तक 7250 टू 80 तक के टारगेट का एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं। सो पॉजिटिव यहाँ पर चार्ट्स नज़र आ रहे हैं। ब्रेकआउट तो है ही यहाँ से, और ज़्यादा तेज़ी 7200 के लेवल्स भी एंटिसिपेट किए जा रहे हैं। लेकिन नीरव जी, ऑटो क्षेत्र पर अभी हम बात कर भी रहे थे, इस पर एक फंडामेंटल नज़रिया भी आपसे जानना चाहूँगी। क्या ऑटो क्षेत्र के लिए दिक्कतें और बढ़ती हुई नजर आएंगी? क्योंकि ताज़ा जो खबर आई है, रेयर अर्थ मैग्नेट्स पर चाइना ने पूरा कंट्रोल लिया है, और रेयर अर्थ मैग्नेट्स की अगर बात करें, स्मार्टफोन से लेकर फाइटर जेट्स तक इस्तेमाल होता है। अब इस पर ऑलरेडी ऑटो कंपनी अपना बयान भी जारी करने लगी है। टीवीएस मोटर, एमएनएम, टाटा मोटर्स, मारुति जैसी दिग्गज प्लेयर्स ने भी इस पर बात करी है। आपकी राय फंडामेंटली ऑटो सेक्टर को लेकर क्या है? यस, डेफिनेटली। देखिए, पहले भी मैंने इस पर्टिकुलर चैनल पे ये बताया कि ऑटो स्पेस जो है वो एक स्ट्रक्चरल चेंज देख रहा है। मतलब एक बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज हम देख रहे हैं, जो एक कंबशन व्हीकल से लेकर के एक ईवी व्हीकल पे जो ये पूरा ट्रांजिशन हम देख रहे हैं पिछले 3-4 साल से, दैट इज अ मैसिव चेंज। आई मीन, दिस इज जस्ट द बिगनिंग। अभी और बहुत समय लगेगा इसको पूरे देश में ईवी तरफ फोकस बढ़ाना है। तो ऑब्वियसली कुछ कंपनीज हैं जैसे एमएनएम है, टाटा मोटर्स हैं, जिन्होंने अच्छे खासे मॉडल्स ऑलरेडी लॉन्च कर दिए हैं ईवी स्पेस में। बट देयर आर कपल ऑफ देम लाइक मारुति, जहाँ पे दे बिलीव मोर इनटू द हाइब्रिड मॉडल्स। तो ओवरऑल हमें लग रहा है कि इस पूरे स्ट्रक्चरल चेंज को काफी समय लगेगा। बट हैविंग सेड दैट, यस, डोमेस्टिक कंजम्पशन फिर भी हम देख रहे हैं कि मई के आंकड़े भी ठीक ठाक थे नंबर्स, मंथ ऑन मंथ बेसिस के जो नंबर्स होते हैं। सो ओवरऑल डेफिनेटली हमें थोड़ा ये सब जो चेंजेस हो रहे हैं उसको लेकर के हमें समझना पड़ेगा कि कैसे ऑटो स्पेस इवॉल्व होगा ओवर नेक्स्ट 1 year 2 year काइंड ऑफ अ टाइम फ्रेम। बट यू हैव टू बी अ लिटिल सिलेक्टिव इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक, बिकॉज काफी सारे स्टॉक्स के भाव बढ़ गए हैं, एंड थोड़ा एक हम थोड़ा रेजिस्टेंस भी देख रहे हैं। जैसे एमएनएम है तो वैल्यूएशंस भी थोड़े हायर साइड पे हो चुके हैं। बट अगेन ऑन द सेम साइड, विद अ गुड मॉनसून, the tractor visibility will be very good in this year as compared to the last year. प्लस जो दो तीन नए मॉडल्स ईवी साइड पे लॉन्च हुए हैं, तो आने वाले क्वार्टर्स में हमें उनके आंकड़े देखने मिलेंगे। बट यस, ये जो न्यू चैलेंज हमें देखने मिल रही है फ्रॉम चाइना साइड, आई एम श्योर कुछ ना कुछ इसका अल्टरनेटिव सोल्यूशन कंपनीज ढूंढ करके निकालेंगी। बट यस, थोड़ा सा कॉशियस रहना बेटर है, एंड थोड़ा सिलेक्टिव रहना बेटर है इस पर्टिकुलर स्पेस में, विथ रेट कट्स हैपनिंग इवेंचुअली इन द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर, एंड देन जैसे ही ये माहौल शुरू हो जाएगा, आई मीन बहुत सारे फेस्टिवल्स आ जाएंगे, तो तब हमें वापस एक थोड़ा ट्रैक्शन देखने मिल सकता है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। तो थोड़ा सिलेक्टिव रहना चाहिए। ओवरऑल एलोकेशन आपके पोर्टफोलियो में ज्यादा नहीं होना चाहिए। 5 to 7% इज गुड इनफ फॉर द टाइम बिंग। ऑटो सेक्टर पर और न्यूज़ फ्लो है जिसका इम्पैक्ट आता हुआ, लेकिन बाजार क्लोजिंग की तरफ बढ़ता हुआ, और आज का सत्र इवेंटफुल रहा, अच्छा कहेंगे। इनफैक्ट एक्शन के साथ कामकाज, लगातार दूसरा ट्रेडिंग सेशन था जब भारतीय बाजार में अच्छी खासी मजबूती नजर आई। हालांकि दिन खत्म होते होते एक रेंज में फंसा हुआ ज़रूर मिला। 24,750 के स्तर को पार कर लिया निफ्टी ने, और वहाँ उन लेवल्स को इंटैक्ट भी रखने की कोशिश की। बैंक निफ्टी के मुकाबले निफ्टी की परफॉर्मेंस आज बेहतर थी। ब्रॉडर मार्केट्स में सेक्टर स्पेसिफिक कामकाज चल रहा था, और साथ ही एडवांस डिक्लाइन रेशियोज बटे नजर आए। लेकिन
टिल्ट जो है टुवर्ड्स कह सकते हैं बुल्स खरीदारी के मौके बनते हुए नजर आए। फेयर इंडिकेटर इंडिया विक्स के स्पाइक्स कम होना भी भारतीय बाजार को एक रिलीफ दे गया। रियल्टी, फार्मा, मिड सेलेक्ट, मेटल, फाइनेंशियल सर्विसेज, आईटी, एनर्जी, एफएमसीजी सारे स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन, सारे सेक्टर्स में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला। ट्रेंट, पावर ग्रिड, श्रीराम फाइनेंस, रिलायंस जैसे स्टॉक्स अच्छी मजबूती की चाल देख रहे थे। ट्रेंट और रिलायंस दोनों में पॉजिटिव ब्रोकरेजेस का कमाल, दोनों पर मॉर्गन स्टैनली की पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट आती हुई दिखी और इन रिपोर्ट्स का असर दोनों स्टॉक्स के प्राइसेस पर। सिप्ला, आईसीआईसीआई बैंक, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, फार्मा की सेहत काफ़ी अच्छी थी। हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी और हॉस्पिटल स्पेस को भी इसमें एडअप करना चाहिए, वहाँ पर भी अच्छा खासा एक्शन और इस एक्शन के साथ ही कामकाज देखने को मिला। मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स क्लोजिंग के दरमियान इस वक्त अगर आप देखेंगे आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईटीसी और पावर ग्रिड, यानी बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स, मल्टीबैगर स्टॉक्स लाइक रिलायंस और साथ ही आईटीसी, पावर ग्रिड जैसे काउंटर्स ने भारतीय बाजार को पूरी तरह से संभालने का काम किया और साथ ही एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, कोटक बैंक, टाटा कंज्यूमर इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक्स में बिकवाली का दबाव आज के सत्र में देखने को मिला। ऑल इन ऑल गुड स्टार्ट टू द मार्केट और एंडिंग भी कह सकते हैं कंटेंट, सेटिस्फाइड इस वक्त आप देखेंगे। क्लोजिंग 24,761 के लेवल्स पर निफ्टी, 55,800 के लेवल्स पर बैंक निफ्टी, हरे निशान के साथ सेंसेक्स में भी क्लोजिंग, ब्रॉडर मार्केट्स में भी अच्छा खासा एक्शन। कल का दिन होने वाला है बेहद जरूरी, बेहद इंपॉर्टेंट। आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी हमारे सामने होंगी। क्रेडिट पॉलिसी से ठीक पहले कवरेज आपके लिए लेकर आएंगे, एक्सपर्ट्स को जोड़ेंगे और पॉलिसी के ठीक बाद भी सारी की सारी कवरेज आपके लिए लेकर आएंगे। नीरव जी, लक्ष्मीकांत जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए। क्लोजिंग कॉल को हम यहीं समेटने जा रहे हैं। फिलहाल मुझे और शरद को आप दीजिए इजाजत, लेकिन 18 स्वदेश पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।